अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 110 का पहला पार्ट शुरू करते हैं। आपको मैंने थोड़ी सी रिवीजन करवा के भेजी थी। रिवीजन ऐसे ही होगी, रिवीजन असल तो क्वेश्चन से ही होगी जो क्वेश्चन हम कर रहे होंगे। कुछ क्वेश्चंस मैंने करवाने हैं, जैसे रेलेवेंट कॉस्टिंग का क्वेश्चन मैंने लाजमी करवाना है। रेलेवेंट कॉस्टिंग सारे डिसीजन मेकिंग में चल रहा होता है। आज का प्लान था लेकिन आज बच्चों ने कुछ फंक्शन वगैरह किया है, लेट कर दिया। बहरहाल अब मैं ये सोच रहा हूँ कि प्रोसेस कॉस्टिंग लास्ट अटैम्प्ट का करवा रहा हूँ। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग तो बहुत शदीद आसान है, तो उसका भी सलूशन मैंने टाइप तो करवाया था, उन्होंने पता नहीं क्यों नहीं भेजा आपको। स्टिल आप वो ट्राई करें, मैं वो सलूशन आपको भिजवाता हूँ, ये इंश्योर करता हूँ। जाहिद एंटरप्राइजेस बच्चे कह रहे हैं कोई मसला है तो चलो वो भी कर लेते हैं, मिक्स यील्ड का सवाल भी एक हो जाएगा और रेलेवेंट कॉस्टिंग। तो ये भाई अब मेरे ख्याल में तो 1.5 घंटा बचा है, 1.5 से 2 घंटे बमुश्किल। नमाज बल्कि 5:15 है, तो बच्चों ने 15 मिनट मुझसे मांगे थे, माजरत ऑनलाइन वालों, लेकिन उन्होंने तकरीबन कोई 1.5 से 2 घंटे ज़ाया कर दिए। खैर जी, मेरे वाला काम किया है। अच्छा, ये भी मेरे पे डाल दो। तो प्रोसेस कॉस्टिंग जो है वो प्रोडक्ट कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए होती है। इसमें आपके 3 तरह के सवाल आ सकते हैं। प्रोसेस कॉस्टिंग विद सिर्फ लॉसेस, प्रोसेस कॉस्टिंग विद ओपनिंग क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, और प्रोसेस कॉस्टिंग विद जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट। विद लॉसेस ओनली अगर हो तो ये सिंपल सवाल होता है, यानी जिस अटैम्प्ट में आसान सवाल देना हो वो ये काम कर देगा। अगर वर्क इन प्रोसेस आ जाए ओपनिंग क्लोजिंग तो एफको या फाइफो है। चीज़ें समराइज़ करके सामने रखी हुई है ना आपने, तो आपको नज़र आ रहा है सारा टॉपिक बस इतना ही है। अब बाकी एडजस्टमेंट्स तो इक्का दुक्का होती हैं। जैसे आज मैं आपको लेटेस्ट अटैम्प्ट का पास पेपर करवाऊंगा प्रोसेस कॉस्टिंग का, तो मैं सिर्फ इतनी सी बातें आपके साथ रिवाइज़ करूँगा और जाऊँगा सवाल पे। अब उसमें 1 या 2 चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको नज़र आएंगी कि हाँ ये की थी एक बार लेकिन रूटीन का काम नहीं है होता है। भाई दरवाज़ा बंद कर दो प्लीज़, भाई यार शोर आ रहा है, दरवाज़ा बंद कर दो, अंदर आ जाओ या बाहर चले जाओ। ठीक है, तो फाइफो या एफ को यूज़ करके हम ईपीयू निकालते थे इन सवालों के अंदर, तो ये आज शायद यही वाला सवाल है, देखते हैं अभी। ठीक है, प्रोसेस कॉस्टिंग जॉइंट बाय प्रोडक्ट के साथ हो तो हम जॉइंट कॉस्ट पहले निकालते हैं, फिर उसको एलोकेट करते हैं यूनिट्स की बेस पे, सेल वैल्यू की बेस पे, या फिर एनआरवी की बेस पे। लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग इज यूनिट्स तो यूनिट्स ही हैं, सेल्स वैल्यू या एनआरवी सेल यूनिट्स की गलती से इंपॉर्टेंट बात जो है वो क्या है, प्रोडक्शन यूनिट्स की लेनी है ये। उसके बाद रेलेवेंट कॉस्टिंग तो अब आगे तैयारी है, वो बाद में करते हैं। इसके बाद हम करते हैं जी अपना सवाल। क्रूज़ मैन्युफैक्चरिंग आपकी लेटेस्ट अटैम्प्ट कल आपको मैंने कॉपी करवा के दी थी। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 9 इसके अंदर है, ये ओपन कर लें। क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा, क्वेश्चन 9 जो रेलेवेंट कॉस्टिंग का, इसमें भी मैं आपको जो है ना ये सॉरी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का जो है, इसमें भी आपको स्टैंडर्ड कार्ड बना दूंगा। अव्वल तो उसकी भी ज़रूरत नहीं थी लेकिन फिर भी वो बना दूंगा। उसके बाद तो जस्ट कॉपी पेस्ट से बिल्कुल ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल था ये, इसमें कुछ भी नहीं था। फिर भी आप कीजिएगा, कोई मसला होगा तो मैं कल आपसे डिस्कस कर लूँगा ये। ठीक है, अच्छा फिलहाल आप आ जाए, तशरीफ़ ले आए ज़रा। क्रूज़ मैन्युफैक्चरिंग पे लेटेस्ट अटैम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 8 है। किसी बच्चे ने ट्राई किया था जो मैंने कल कहा था कर लें? कैसा लगा था सवाल? होने काबिल था। CML produces a product that passes through 2 processes. The details of processing during month of February are as follows. अब 2 प्रोसेसेस हैं, हम पहले सिर्फ इसको देखेंगे, तसल्ली से इसको कर लेंगे, फिर उसके बाद हम प्रोसेस बी की तरफ चले जाएंगे। रिक्वायरमेंट थी कंप्यूट EPU और कंप्यूट कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स प्रोड्यूस्ड, क्लोजिंग इन्वेंट्री एंड एबनॉर्मल गेन या लॉस, इनकी भी कॉस्ट निकालनी। अब आप में से किसी ने ऐसा भी किया कि प्रोसेस अकाउंट बनाकर ही काम किया? अच्छा, अब चलें ठीक है, बहरहाल मैंने आपको इसके अलावा भी करना सिखाया हुआ है। ठीक है, को मार्कर शार्कर बचे हैं या कोई नहीं बचे हैं? मार्कर भी यार को अच्छे से 2 ब्लैक मार्कर मिल जाए तो। अच्छा जी, अब आपने कल आना था ना, एंड्रॉइड चाहिए तो जी, ये पास पेपर है, उधर पकड़ा दें बेटा पीछे। अच्छा जी, अब रिक्वायरमेंट है कॉस्ट निकालनी। ठीक है जी, कॉस्ट के लिए आपको वैसे भी पता है कि हमें इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स चाहिए, फिर कॉस्ट भी चाहिए होती है पर यूनिट मटेरियल के हिसाब से भी। तो सबसे पहले तो हम EPU निकालते हैं, और EPU के लिए आपको पता है हमें क्वांटिटी स्केड्यूल चाहिए होता है, जिसको हम क्वांटिटी स्केड्यूल को हम बनाते हैं लेजर की फॉर्म में। ठीक है, तो मैं प्रोसेस एक ही बात पहले कर लेता हूँ।
मेरे ख्याल में तो हो जानी चाहिए कॉस्ट कैलकुलेट। जी क्वेश्चन नंबर बता दें। क्वेश्चन नंबर 8 है, हमारी रीसेंट अटैम्प्ट है, ऑटम स्प्रिंग थी, स्प्रिंग 24 का क्वेश्चन नंबर 8 ही है। चलें ठीक है, नाम इसका क्या है जी? CML। चले अच्छा जी, आप नहीं मार्कर एक दो तैयार कर लो ज़रा। अच्छा जी, सबसे अच्छा रिक्वायरमेंट की जगह पहले छोड़ लेते हैं, ठीक है। रिक्वायरमेंट में उसने कहा है कॉस्ट निकालो, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट निकालो, फिनिश गुड्स की कॉस्ट निकालो, नॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन की, ठीक है। तो थोड़ी सी जगह मैं उनके लिए छोड़ देता हूँ, काफ़ी होगी। उसके बाद अपनी वर्किंग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम वर्किंग 1 कर लेते हैं जी, प्रोसेस अकाउंट यूनिट्स की फॉर्म में बनाते हैं, ठीक है। तो काफ़ी नहीं है जगह वैसे, प्रोसेस थोड़ा सा और भाई, मार्कर सही नहीं है, मुझे सही मार्कर ला दो भाई, काम नहीं चल रहा जी। प्रोसेस कौन सा है जी? ये असल में ये प्रोसेस ए का हम क्वांटिटी स्केड्यूल ही बना रहे हैं, लेकिन हम क्वांटिटी स्केड्यूल को लेजर की फॉर्म में बनाते हैं, ज़रा कंफर्टेबल रहते हैं, हमें ऐसी ही आदत है, हमें क्या करें। यूनिट्स, अच्छा अब सवाल तो पढ़ लें। वैसे प्लानिंग क्या है? ईपीयू निकालना है, जल्दी बैठे बेटा, ले आए। तो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट निकालना है जी हमने, और ए पार्ट यही है ना, ये जगह इन्हीं के लिए छोड़ देते हैं, ईपीयू यहाँ निकाल लेंगे। बी पार्ट में हमें उसने कहा है कॉस्ट निकाल दें, डिफरेंट चीज़ों की निकालते जाएंगे, और यहाँ पे हम वर्किंग्स कर लेंगे जी, हम जो मैंने ओपन किया वही वर्किंग है, ठीक है जी। तो आपको ईपीयू निकालने के लिए सबसे पहले नंबर ऑफ यूनिट्स, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स चाहिए। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि आपका सवाल के अंदर ओपनिंग क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस आ रहा है। तो प्रोसेस ए की बात कर लेते हैं, पहले सवाल पूरा पढ़ लें एक बार। CML produces a product that passes through 2 processes. The detail of processing during the period of February are as follows. प्रोसेस ए में ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस की कॉस्ट है मटेरियल के हिसाब से 16,000, कन्वर्जन के हिसाब से 6,000। कॉस्ट इनकर ड्यूरिंग द मंथ, इनपुट कॉस्ट जो है ये 1,10,000 है, मटेरियल की लगी है, और कन्वर्जन की 40,000। अच्छा, अब लेट आ रहे हैं तो पीछे भी बैठ जाए, कोई मसला नहीं, सीटें काफ़ी पड़ी हैं, डिस्टर्बेंस हो रही है बार बार। पहले मेरा 1.5 घंटा तो आया हो गया, मैंने छेड़ना नहीं आज से। अच्छा जी, मेहरबानी, तुम ही थे उन्हीं में। ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस के यूनिट्स हैं 8,000, जो कि 60% कंप्लीट हैं। इनपुट 50,000 यूनिट्स है। यूनिट्स रिजेक्टेड ऑन इंस्पेक्शन, ये एक्चुअल लॉस यूनिट्स हैं। ये अगर नॉर्मल लॉस से कम हुए तो एबनॉर्मल गेन, और अगर नॉर्मल लॉस से ज़्यादा हुए तो एबनॉर्मल लॉस। ये दे दे तो फिर ये खतरा हो जाता है थोड़ा सा, ठीक है ना। अच्छा, यूनिट्स ट्रांसफर टू प्रोसेस बी या वेयर हाउस का मतलब ये है कि ए से बी में गए होंगे और बी से आगे फिर फिनिश गुड्स क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस भी आ रहा है। अच्छा, ये यूनिट्स आ गए, ये कॉस्ट आ गई इनकी, ठीक है जी। CML यूजेस एफको मटेरियल जी से, पता नहीं कोई मटेरियल है जो कि ऐड होता है प्रोसेस ए के स्टार्ट में, इसी तरह से एक और मटेरियल और कोई मटेरियल है वो बी के अंदर स्टार्ट में ही ऐड हो जाता है। वेरी सिंपल। इंस्पेक्शन जो है वो 70% कंप्लीट जब होता है प्रोसेस ए तो उस वक्त करते हैं, और बी के अंदर 80% जब इंस्पेक्शन स्टेज गिवन है। तो इंस्पेक्टेड यूनिट्स निकालेंगे नॉर्मल लॉस के लिए। कोई ज़रा सी भी चीज़ ऐसी नहीं वैसी थी, आपस की बात है, खैर चलें। यूनिट्स रिजेक्टेड इन प्रोसेस ए आर डिस्पोज्ड ऑफ एट अ कॉस्ट ऑफ 500 पर यूनिट। ये उलट काम हो गया, ये स्क्रैप वैल्यू के बजाय उल्टा डिस्पोजल की कॉस्ट है। तो इसको हम अगर प्रोसेस अकाउंट की बात करें तो उसकी डेबिट साइड पर शो कर देते थे, और अगर आप डायरेक्ट निकाल रहे हो कॉस्ट तो ब्रॉड डाउन कॉस्ट प्लस करंट कॉस्ट माइनस नॉर्मल लॉस का स्क्रैप करते थे ना, उसकी बजाय प्लस डिस्पोजल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल लॉस आ जाएगी। किया हुआ है काम आपने ये क्लास के अंदर, नई बात नहीं है, खैर भूल जाते हैं क्योंकि एक ही सवाल था इस तरह का। तो जब आप कम से कम 2 रिवीजन्स करेंगे इंशाल्लाह पेपर्स तक जाते हुए, एक मॉक से पहले, कम से कम मॉक के बाद, और तरतीब वही रखनी है, किसी टॉपिक का भी सवाल करने हैं तो एक सिटिंग में रिवीजन प्लान वाले सवाल करने, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह फिर ये 2 दफ़ा गुजर जाएगा, इस तरह का सवाल आपको मसला नहीं होगा। लेकिन एक सिटिंग में करना बहुत ज़रूरी है किसी भी टॉपिक के सवाल को, वो ग्रिप में तभी आए, फिर ग्रिप हो सर्विस जैसी तो फिक्र कैसे। अच्छा जी,
तो आगे कहता है वेयर एज यूनिट्स रिजेक्टेड इन बी कैन बी सोल्ड फॉर 2000 पर यूनिट, और जो बी का स्क्रैप है उस बी का जो नॉर्मल लॉस है वो स्क्रैप होता है, ठीक है। 5% ऑफ यूनिट्स आर नॉर्मली रिजेक्टेड एट ईच स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन, दोनों में 5% है। यूनिट्स रिजेक्टेड ड्यूरिंग बी, अच्छा ये ऐसे ही फजूल पॉइंट था, कहता है जो बी में रिजेक्ट हुए थे बी प्रोसेस में वो बिक गए हैं, जो ए वाले हैं वो अभी भी फैक्ट्री में पड़े हैं। यार हमारी बला से बाढ़ में जाएं, प्रोसेस ए से हमने क्रेडिट कर दिए नॉर्मल लॉस वाले, बिके ना बिके वो तो नॉर्मल लॉस में पड़े होंगे, स्क्रैप के अंदर रखे होंगे, हमें इससे क्या, ठीक है बेटा, बिल्कुल नॉर्मल लॉस और बाय प्रोडक्ट का सेम ट्रीटमेंट होता है। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है, बाय प्रोडक्ट बनकर प्रोसेस अकाउंट से निकल गई, वो आगे बिकी या नहीं बिकी, कोई हमें इससे सरोकार है? जर्नल एंट्रीज मांगी होती तो फिर मसला था कि एक की एंट्री करनी पड़ती, दूसरे की ना करनी होती। तो कुछ फजूल पॉइंट्स होते हैं जो सिर्फ इग्नोर करने के लिए दिए गए होते हैं। बाय प्रोडक्ट का रेवेन्यू जो है वो 100% लाइक नॉर्मल लॉस का स्क्रैप है, तो वो हमेशा ही माइनस होता है। वो प्रोसेस अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड पे लिखा जाता है, वो ईपीयू निकालते हुए कॉस्ट में से माइनस करते हैं मटेरियल वाले कॉलम में। लेकिन ये मसला, आप एक ही बात कर रहे हो, इसकी बात कर रहे हो, ये इसकी बात तो नहीं कर रहे। आखिरी पॉइंट फजूल है, छोड़ दो, वो इग्नोर करने के लिए था, ठीक है ना। अगर इसकी बात कर रहे हो तो ये समझा रहा हूँ मैं, ठीक है। अच्छा चलो, अब सवाल ये मोटा मोटा आपके सामने आ गया। आप प्रोसेस ए का ये क्वांटिटी लेजर है, अब स्केजुअल की बजाय हम इसी को लेजर कह देते हैं, क्या ख्याल है? वर्किंग है ना हमारी, तो क्वांटिटी लेजर हमने बनाना है जी यूनिट्स के अंदर। तो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस है जी, ओके। अब ज़रा थोड़ा सा फटाफट सवाल कराते जाना है, जहाँ मसला आएगा वहाँ रुकेंगे ना, खाम खाना जी। इधर देखो, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स हैं 8000, इनपुट 50,000, रिजेक्टेड यूनिट्स ये एक्चुअल है, इनको साइड पे रख लेना। पहले नॉर्मल लॉस के यूनिट्स निकालना, फिर देखेंगे नॉर्मल के जो निकले हैं ये इससे कम है या ज़्यादा या बराबर है। अगर बराबर हुए तो नो गेन नो लॉस अब नॉर्मल, अगर ये कम हुए नॉर्मल लॉस, ज़्यादा आ गया तो अब नॉर्मल लॉस आएगा, और अगर ये बढ़ गए नॉर्मल लॉस के यूनिट्स कम हुए तो फिर अब नॉर्मल गेन, वो देख लेंगे इंशाल्लाह। इसको साइड पे रखना। आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट इसको कहते हैं, ये अगले प्रोसेस में चलेगा 45,000 और क्लोजिंग पड़े हैं 10,500। अब ये सिर्फ लिखवाने हैं आपने मुझे, ठीक है। तो सबसे पहले ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 8000 यूनिट्स हैं, इनपुट कितने हैं जी? 50,000, ठीक है जी। उसके बाद नॉर्मल लॉस के यूनिट्स जो हैं ये ऐसे नहीं आपने निकाल लेने, इंस्पेक्टेड यूनिट्स की बेस पे लगने, ये बाद में करना जब जरूरत पड़ेगी, फिलहाल छोड़ें इसको। ये बेटा ये रेलेवेंट कॉस्टिंग का सवाल है, छोड़ दें, रख दें जहाँ पे हैं हैंडआउट्स वहीं पे रख दें, बाद में चले जाएंगे, जरूरत पड़ेगी। इस सब मैं ये समझा रहा हूँ। अच्छा, अब नॉर्मल लॉस के यूनिट्स, क्योंकि इंस्पेक्शन स्टेज गिवन है तो इंस्पेक्टेड यूनिट्स की बेस पे निकलने हैं। इंस्पेक्टेड यूनिट्स निकालने का उसूल क्या बनाया था हमने? अगर स्टेज ऑफ कंप्लीशन स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन से ज्यादा होगी तो ओपनिंग प्लस इनपुट लेस क्लोजिंग जो है उनमें लिखेंगे। ओपनिंग और क्लोजिंग को कब लिखना है? ओपनिंग और क्लोजिंग को कब लिखना है? जब उनकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन इंस्पेक्शन स्टेज से ज्यादा हो। सोच लें जरा, अगर ज्यादा होती है तो फिर पहले ही इंस्पेक्ट हो के आया होता है। तो हमने असूल के तौर पे लिख लिया था कि ओपनिंग या क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस को इंस्पेक्टेड यूनिट्स निकालते हुए सिर्फ तब लिखना है, इसमें लिखते थे ऐसे, ओपनिंग, उसके बाद इनपुट बिफोर इंस्पेक्शन और क्लोजिंग। इसको कब लेना है? जब सारी स्टेज ऑफ कंप्लीशन कम हो। इसको कब लेना है? ये लेने का मतलब ये होता है कि यहाँ पर इसको लेंगे तो ये ऐड हो जाएगा और यहाँ पर इसको लेंगे तो ये लेस होकर निकल जाएगा, ठीक है ना। तो ये उसूल हमने काफ़ी एक दिन लगाकर देख लिया था, तो रूटीन के अंदर अब ये तीसरी चौथी बार ये आ गया। खैर चलें, तो अब इंस्पेक्शन 70% है, हमारा ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 60% है, इंस्पेक्शन स्टेज प्रोसेस एक ही 70% है। कम है तो ले ले 8000। अच्छा, अब ये बिफोर इंस्पेक्शन ही है ना, ये सारे स्टार्ट में इनपुट हो गए थे, कितने? ये दोनों आ गए। अब क्लोजिंग को माइनस करना है या नहीं करना है डिसाइड करेंगे उसकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन देखकर। अगर उसकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन कम हुई तो माइनस कर देंगे, क्यों? क्योंकि वो इंस्पेक्ट नहीं होना। अब क्लोजिंग की स्टेज ऑफ कंप्लीशन क्या है?
इसका मतलब इसको माइनस ना करना, अगर माइनस किया तो इंस्पेक्टेड में नहीं आएगा। अब माइनस थे, ये असूल बना हुआ है, अब तो सिर्फ इसकी एप्लीकेशन चल रही थी जी। -0 × 5%। आंसर बताओ 20। अब बताओ मुझे, वैसे आपको देख कर ही पता लग रहा है कि अगर 2900 नॉर्मल लॉस आया है और सोचा था, नॉर्मल लॉस 2900 है, नॉर्मल लॉस सोचा था 2900 यूनिट्स का लॉस आएगा, लेकिन एक्चुअल आया कितने? ये तो फायदा हो गया, ये तो 400 का एबनॉर्मल। मैं तो कहता हूँ आगे जाने की जरूरत नहीं है, पहले यहाँ पे एबनॉर्मल गेन लिख लो। एबनॉर्मल गेन कैसे निकला है जी? कितना गिवन है? कुछ भी लिख लो, 2500 - 2900 लिख लो, मुझे उससे कोई सरोकार नहीं है। आपने ये तो देख लिया ना किस तरफ आना है। 400 इधर लिखना है, पहले 2500 लिखना होता, तो आप मुझे इससे क्या, आपने सही साइड तो चूज की बस। आप यूं कह लो कि जी 2500 एक्चुअल लॉस हुआ है, सोचा था 2900 होगा, ये तो फायदा हो गया, तो अब नॉर्मल गेन। तो जो मर्जी पहले लिख लो, उससे मसला नहीं, लिखो किस तरफ, गेन लिया या लॉस लिया, इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है ना, डिफरेंस ही लेना है ना। अच्छा, उसके बाद एक्चुअल आउटपुट आ गया 45,000 जो प्रोसेस बी में गया, और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 10,000। तो एक्चुअल आउटपुट, अब वो अलग अलग करने की जरूरत ही नहीं है हमें, फाइफो के अंदर अलग अलग करते हैं। ये है यार प्रोसेस अकाउंटिंग, ऐसे ही सबसे मुश्किल लगा था, सबसे आसान हो गया। भाई ने एक बयान दिया, बुजर भाई ने, कि हमें, मुझे जो है वो कौन सी वाली मिक्स यील्ड मुझे मुश्किल लग रही है। आपको प्रोसेस आसान लगा था पहले दूसरे दिन? प्रोसेस पहले दूसरे दिन आसान लगा था? ये पहले दूसरे दिन तुम्हें देखता ना मैं, जब तुम्हारे चारों टायर ऊपर थे। मकसद कहने का ये, कोई भी टॉपिक है आपको उस पर 2 से 3 दिन लगाने पड़ते हैं, तभी जाके वो आपके अंदर जो है वो समाना शुरू होता है ना। अब वो मसला ये है कि वो आखिरी लेक्चर था, इसीलिए मैंने आज सोचा कि एक सवाल उसका करा दूंगा, ठीक है, ताकि थोड़ा सा आप मजीद बेहतरी फील करें। एक्चुअल आउटपुट सिर्फ फॉर्मूला नहीं याद आपको बस, और कुछ भी नहीं है। उसके बाद क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है 10,000। अच्छा, अब बराबर है, होना चाहिए बराबर, क्योंकि अब नॉर्मेलिटी तो पहले ही हमने निकाल ली है। ये अब इतनी बेवकूफ़ी नहीं कर सकता आई कैप के फिर जो है वो कोई और चीज़ भी निकाल दे। अब नॉर्मल लॉस भी साथ ही आ जाए। ले जी, आपका क्वांटिटी स्केड्यूल तैयार है। अब आपने ईपीयू के अंदर 2 कॉलम्स बनाने हैं, क्योंकि आपकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन जो है वो अपना सिर्फ मटेरियल और कन्वर्जन इस तरह से गिवन है, ठीक है। तो चलो ट्राई करते हैं। सबसे पहले जी एक्चुअल, अच्छा अगर फाइफो हो, साथ साथ बोला करो ना ये भी ताकि रिवीजन हो। फाइफो होता तो हम यहाँ पे देखते हैं फ्रॉम ओपनिंग और उस पर रिमेनिंग स्टेज ऑफ कंप्लीशन लगा, डिफ्रेंशिएट करके चलो चीज़ों को, कोई मसला नहीं है। टॉपिक जब भी आप जो है वो मतलब थोड़ा सा आपका आगे चलता है तो चीज़ों को डिफ्रेंशिएटेड चीज़ों को निकाला करो, फिर मसला नहीं, टॉपिक फिर कूजे के अंदर बंद हो जाता है। ये मैंने आपके सामने रिवीजन मैंने ऐसे ही करानी, और क्या रिवीजन कराऊँ मैं? क्या मैं पूरा टॉपिक फिर पढ़ाऊंगा? लेकिन एक सवाल करोगे सब याद आएगा। मकसद कहने का ये है कि आपके सामने ये चीज़ इतनी ही होनी चाहिए जितनी आपके सामने मैं रखता हूँ किसी भी टॉपिक में। प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर यही 3 चीज़ें आपके सामने ऐसे ही दिमाग में होनी चाहिए, विदाउट लॉसेस, सॉरी ओनली लॉसेस, उसके बाद क्लोजिंग ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, फाइफो में, एफको में। फ़र्क क्या है? सिर्फ ईपीयू का, उसके बाद जॉइंट बाय प्रोडक्ट, उसकी 3 चीज़ें। तो फिर सवाल तो जैसे आएगा वो प्रैक्टिस की होती है, होता चला जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है जी। तो एक्चुअल आउटपुट जी बेटा, ये तो मटेरियल के हिसाब से हम बात कर रहे हैं ना जी, मटेरियल यूनिट्स में। तो एक्चुअल आउटपुट 100% मटेरियल के हिसाब से और 100% ही कन्वर्जन के हिसाब से, ये तो कंप्लीट होता है, ये तो सुकून है। अब इधर से ढूंढना है, इधर से देखना है कितना है। अच्छा सुनो 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 सुनो, जब प्रोसेस नहीं होता था, ओपनिंग क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस नहीं होता था, तो हम ईपीयू नहीं बनाते थे, ठीक है। तो हम क्या उठाया करते थे? हम यूं क्या करते थे, ये सारी कॉस्ट डिवाइडेड बाय इनके यूनिट्स माइनस करते थे नॉर्मल, तो इनकी कॉस्ट पर यूनिट निकलती थी जो इधर बचते हैं। अब नॉर्मल लॉस हो गया और एक्चुअल आउटपुट। जब प्रोसेस आया तो हमने इसी को बदला था, ठीक है। अब हमने क्या करना शुरू कर दिया, ओपनिंग और इनपुट को छोड़ दिया। ईपीयू में क्या करते हैं, ओपनिंग इनपुट को नहीं लेते, ओपनिंग और इनपुट इनमें से इनको माइनस करें तो ये मतलब बैलेंसिंग फिगर ही होती है ना उसी तरफ भी, ठीक है। तो हमने क्या करना शुरू कर दिया, एक्चुअल आउटपुट को लिया, नॉर्मल लॉस को माइनस कर देते हैं, एक्चुअल आउटपुट को लिया, उसी तरह से काम वही कर रहे हैं, तरतीब डिफरेंट हो जाती है थोड़ी सी, ठीक है। तो एक्चुअल आउटपुट लिया, कितने यूनिट्स? 45,000 और 45,000,
ये रेड से लिखते होते थे, मुझे याद है। रेड निकालो, रेड 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 रेड, देखा मार्कर ही कोई नहीं है। ये तुम लोगों की तैयारी है, पढ़ने आ जाते हैं। चुप कर जाओ तुम। उसके बाद इसमें प्लस करते हैं क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस को। मैंने पहले ये लिख दिया, जान छुड़ाओ। एबनॉर्मल गेन तो उलट आता है ना जी। 10,500 ये क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है। ये आया करता है स्टेज ऑफ कंप्लीशन परसेंटेज के हिसाब से। तो 100% पहले लिखो। मटेरियल तो स्टार्ट में लग जाता है ना, कन्वर्जन 80% लग चुकी होती है जब पकड़ा जाता है। तो टोटल कितने हैं जी? 10,500 मटेरियल के हिसाब से और 84। कितना आसान सवाल है। नेक्स्ट, अगर एबनॉर्मल लॉस हुआ तो प्लस करेंगे, एबनॉर्मल गेन हुआ तो माइनस। एबनॉर्मल गेन, अच्छा आपस की बात है, पहला प्रोसेस मुश्किल था, दूसरा बहुत आसान था। पहला फिर मुश्किल था कि बच्चा जिन्हें घबराना है पहले ही घबरा जाए। हालांकि हिम्मत से चलते रहना चाहिए, अगले पे जाए तो बहुत ही आसान लगे उसको, पर जाए तब ना, बच्चा है ना। फिर लेस करेंगे इसमें से एबनॉर्मल गेन। अब ये आया करता है स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन की परसेंटेज की। तो एबनॉर्मल गेन के यूनिट्स कितने हैं? मटेरियल तो स्टार्ट में ही लग जाता है, लेकिन 70% जब प्रोसेस हो चुका होता है तो हम इंस्पेक्ट करते हैं इसको, और जो खराब होता है उसको साइड पर, उस पर कन्वर्जन तो नहीं लगाई जाएंगे। ठीक है जी, बताएं। 400 और जो खराब हो गया उस पर फिर भी काम करते रहेंगे? नहीं, 200 दूसरी यूनिट्स बता दो मुझे। 55,100, हाँ जी माइनस है, माइनस लिखा तो है जी। 55,100 रिक्वायरमेंट है। कितने नंबर है इसके? 7 है ना, तो आधे आ गए। नहीं, ये इसके रिक्वायरमेंट के 7 नंबर हैं, मतलब 3.5 आ गए। वर्किंग तो लाजमी होती है ना बेटा, वर्किंग के बगैर तो ये हो नहीं ना सकता। जहाँ पे अच्छा 45,000 गिवन है, कोई मसला नहीं है। बैलेंसिंग जो चीज़ निकली है, वैसे आपस की बात है, इसमें कुछ बैलेंसिंग निकला नहीं है, काम चल जाना था वर्किंग के बगैर। नहीं इसी के हैं, लेकिन बेसिकली ये प्रोसेस 1 है ना, प्रोसेस ए है, तो प्रोसेस बी भी तो है ना। मैं यहाँ पे ऊपर जगह नहीं छोड़ी, माजरत। ये ए पार्ट चल रहा है और ये प्रोसेस ए का ईपीयू है। ये ऊपर मैंने लिखा है, कोशिश कर रहा हूँ कि दोनों चीज़ें, प्रोसेस ए चल रहा है, ठीक है ना, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट। ऐसी प्रोसेस बी के लिए बनाएंगे तब 7 नंबर पूरे होंगे। फिर अगली बात, जो कॉस्ट निकालनी है वही तो इन्हीं की बेस पे निकालनी है, ठीक है। अच्छा जी, अब इसकी थोड़ी सी जगह छोड़ देते हैं कॉस्ट के लिए, जो कॉस्ट पर यूनिट निकालनी होती है हमने, ठीक है। उसके बाद चलो बाद में ही देखेंगे, फिर 2 को बाद में ही देखेंगे, ठीक है। नहीं, कॉस्ट पर यूनिट तो यहाँ निकाल लेना, चलो उधर ही निकाल लेते हैं, यहाँ पे ज़रा इजी लगता है मुझे, और तो कोई मसला नहीं था। तो कॉस्ट पर यूनिट, एवरेज कॉस्ट पर यूनिट, ये निकाल लेनी चाहिए हमें, ठीक है। तो वर्किंग नंबर 1 हो चुकी है, ये वर्किंग 2 मेरी ओपन हो गई, ठीक है। एवरेज कॉस्ट क्यों मैं लिख रहा हूँ? वेटेड एवरेज है। अगर एवरेज कॉस्ट है तो ब्रॉड डाउन कॉस्ट प्लस करंट मंथ कॉस्ट, ब्रॉड डाउन कॉस्ट प्लस करते थे ना, तो ये इसीलिए उसने अलग बताया। वो देखो, मटेरियल की बात करो तो ये रुपीज़ है, ये रुपीज़ है, तो ब्रॉड डाउन कॉस्ट प्लस करंट मंथ कॉस्ट, ठीक है। ये तो हो गया नॉर्मल जो मटेरियल का रूटीन में आता है। तो ब्रॉड डाउन कॉस्ट कितनी आ गई? 16,000। करंट कॉस्ट 1,00,000। अब अगली बात, इसमें से माइनस, यार मैं नहीं कंफर्टेबल हूँ, लाल मार्कर मुझे चाहिए। मैं कई चीज़ें ऐसी हैं जो याद हुई हैं हसन तानू, वो अब मैं कैसे लिखूँ लाल के बगैर? मंगवा लेना आप, मैसेज कर लें। आप भी स्पेक्टेटर आज बने हुए, पहले 1.5-2 घंटे मेरे ज़ाया हो गए सारे ही आज मेरे मुखा। बैठ जा भाई, बैठ जा, जज्बाती ना हो, किधर नहीं, आ जाओ, आ जाना है, इतना भी जज्बाती नहीं, बैठ जाओ। CMA पास है, तुम्हें तो मैंगो लेने के लिए बैठे हो। अच्छा जी सुने, हाँ फंक्शन तो ख़त्म हो गया, इनका फंक्शन ख़त्म हो गया, मेरा 1.5-2 घंटा भी ख़त्म हो गया। चुप कर जाओ, फंक्शन का नाम लेना। अच्छा सुनो, हाँ अगर नॉर्मल लॉस का स्क्रैप होता था तो यहां से क्या करते थे? माइनस, ठीक है। और अगर डिस्पोजल कॉस्ट आए तो, जैसे प्रोसेस अकाउंट में नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू क्रेडिट साइड पे आती थी, और जिस सवाल में था उसमें असल में हमने प्रोसेस अकाउंट बनाया था ना, तो वहां पर हमने क्या ट्रीटमेंट किया था?
उसको डेबिट साइड पे लिखा था। डेबिट साइड पे क्या पड़ा होता है, यही कॉस्ट ही तो पड़ी होती है, ब्रॉड डाउन कॉस्ट और करंट मंथ कॉस्ट। तो फिर आपने क्या करना है, अब आपने क्या करना है, डिस्पोजल कॉस्ट ऐड करनी है किसकी, जो आपने मटेरियल ए के यूनिट्स जो है, ये प्रोसेस ए के यूनिट्स जो हैं वो डिस्पोज करने हैं। तो ये अच्छा यूनिट्स ये लेते हैं, एक्चुअल में लॉस जो हुआ सो हुआ, हम नॉर्मल लॉस के यूनिट्स को लेकर उससे स्क्रैप से मल्टीप्लाई करके माइनस करते थे। अब नॉर्मेलिटी अलग पड़ी होती है, अब नॉर्मेलिटी को तो हम वैसे ही कॉस्ट एलोकेट करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे करके, कहाँ पे करके, यहाँ कर दूँ, यहाँ पे स्टार लगाया मैंने, वैसे ज़रूरत तो नहीं थी। बताओ जी कितने, 2900 यूनिट्स हैं इंटू ₹500 कितना आता है, ₹1450,000, लेकिन मैं तो 1000 में चल रहा हूँ, तो यहाँ पर लिख दो 14। ये 1450 की समझ नहीं आ रही तो मुझे बताएं। इधर देखें, अगर वो कॉस्ट वाला काम होता था ना प्रोसेस अकाउंट के अंदर, तो ब्रॉड डाउन कॉस्ट, इनपुट कॉस्ट रुपीज़ के अंदर आ रही होती थी। नॉर्मल लॉस अगर रुपीज़ आता था तो वो हमने यहाँ पे माइनस करना होता था मटेरियल वाले कॉलम में। लेकिन एक सवाल हमने किया था जिसमें नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू नहीं आई थी, हमने कहा था उल्टा इसको डिस्पोज करने की कॉस्ट आनी है, तो उस कॉस्ट को हमने यहाँ पर लिख दिया था डिस्पोजल कॉस्ट, ये कॉस्ट में ऐड कर दी थी। तो वही काम यहाँ पे किया मैंने। असल में प्रोसेस, जिन बच्चों ने प्रोसेस अकाउंट बना लिया होगा ना उनको बड़ी आसानी हुई होगी, उनको रूटीन का काम हुआ होगा। लेकिन चूंकि उसने कॉस्ट मांगी हुई थी तो फिर आपको कॉस्ट क्लियरली लिख कर वर्किंग के तौर पे उसको रेफर करना पड़ना था। खैर चल तो जाता है वो काम भी, लेकिन मैंने डायरेक्ट भी आपको सिखाए हुए हैं सवाल। ओके, कोई मसला समझ आ रहा है, कोई ऐसा वजह इसको समझ ना आ रही हो जी। अब नॉर्मल गेन पे तो भी पहुंच, क्या बेटा देखो एक्चुअल यूनिट्स रिजेक्शन ऑन इंस्पेक्शन कितने दिए हुए हैं सवाल में। अब हमने सोचा था 2900 रिजेक्ट होंगे नॉर्मल लॉस, बेटा अज्यूम नहीं कर रहे, नॉर्मल लॉस एक पक्का हमारा एक प्रोसेस का हिस्सा होता है, हमारा अंदाज़ा होता है, ये तजर्बे की बुनियाद पे होता है, तो प्लस माइनस इसी की वजह से तो अब नॉर्मल आता है। हाँ तो सोचा यही होता है, सोचा क्या होता है हमने कि हमारे प्रोसेस में हमेशा 5% नॉर्मल लॉस आएगा। सोचा क्या होता है, ये हमारे प्रोसेस का हिस्सा होता है। प्रोसेस ही ऐसा है कि इसमें एवेपोरेशन से 5% लॉस होना है। अब कभी मटेरियल अच्छा आ गया तो 4% हुआ, कभी उससे रूटीन से बुरा आ गया तो 7% हो गया, तो अब नॉर्मल गेन, अब नॉर्मल लॉस यहीं से ही निकलता है। ठीक है, एक्सपेक्टेशन थी 2900, एक्सपेक्टेशन 5% थी, तो उस हिसाब से बनता 2900 था, हुआ कितना लॉस 2500, तो मतलब फिर अब नॉर्मल गेन आ गया। और अगर यही 2900 निकलता और एक्चुअल में वो कहता 3000 हुए पड़े हैं, तो फिर 100 रुपये का नॉर्मल गेन आ जाता। ठीक है, ला भाई इधर दे, साथ जाती कर रहे हो तुसी मेरे नाल, सारे रल के बच्चों नाल तुसी भी रले हुए हो। कोई एक ऐसा है इस क्लास में जिसको ये हो के यार देखो फंक्शन वैसे हमारा घंटा 1.5 जाया हुआ है, देखो कितने हैं। अब वो लोग जिन्होंने जाया किया हम लोगों का टाइम, अब हम ज़्यादा हो गए हैं, अल्लाह पूछी तो अनु, चलो माफ़ कर दो इनको, ये ना हो बस ऐसे ही जी। प्लस 14, अच्छा अब ये देखो डिवाइड किससे करें, ये एवरेज मटेरियल कॉस्ट, ओहो लिखे ही नहीं, एवरेज मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट निकाल रहा हूं मैं। और ये जो आपका होता था ना स्क्रैप नॉर्मल लॉस वाला, ये हमेशा हम मटेरियल वाले में से ही माइनस कर देते थे, ऐसे ही करते थे। तो एवरेज मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट निकाल रहा हूं मैं, तो ईपीयू भी ये वाले उठाओ। लेकिन अब यहाँ 55.1 लिखना खुदा के लिए, यहाँ पे आप थाउजेंड्स में रुपीज़ लिख रहे हो, रुपीज़ इन थाउजेंड है और ऊपर यूनिट्स भी थाउजेंड में फिर लो ना, समझ आई है, वरना यहाँ ऊपर पूरी फिगर लिखो फिर जी। तो रुपीज़ में ये कॉस्ट पर यूनिट निकल आई 23, नहीं 2 तक चलो, आई कैप के साथ बिल्कुल मैच नहीं करेगा, 0.0 नहीं 2 डेसिमल 07, ठीक है। ये इसलिए कह रहा हूँ बेटा कि आपको मैंने कई बार कहा है रेट्स हों परसेंटेजेस हों तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट यूज़ किया करो। अभी कोई मसला नहीं, आप नहीं भी करते तो बड़ी फिगर है, लेकिन आई कैप के सोल्यूशन को हमने देखना, उनका फॉर्मेट होता है डिफरेंट। तो जो सवाल भी कर रहे हैं फिर उसमें 2 डेसिमल तक चलें, ताकि जब आंसर देखें तो आंसर ही मैच हो ना, बाकी तो समझ को नहीं आनी होती होया कि होया, ठीक है ना। तो इसलिए 2 डेसिमल तक चले ताकि टिच टैली हो, तसल्ली हो जी। उसके बाद एवरेज
एवरेज कन्वर्जन कॉस्ट पर यूनिट, कन्वर्जन भी एवरेज कन्वर्जन कॉस्ट पर यूनिट। जी ये किस तरह से आएगी अब आपके पास, कन्वर्जन कॉस्ट, ब्रॉड डाउन कन्वर्जन कॉस्ट, और जी ब्रॉड डाउन ओपनिंग में कन्वर्जन कॉस्ट 6000 है, करंट मंथ में कन्वर्जन लगी है तो 6000 प्लस 14000, अच्छा 40 प्लस 40,000 डिवाइडेड बाय इसके ईपीयू 12, ठीक है जी। आंसर 0.96। अब टोटल भी निकाल के रख लो, जहां पर यूनिट्स ऐसे 45,000 वाले हो तो वक्त बच जाता है, ऐसा ही है जी। बोलो 3179. मैं तो कहता हूँ इसकी एवरेज कॉस्ट यहीं पे ही निकाल दें, क्या ख्याल है? बीच में वर्किंग गुस्सा ये माजरत, लेकिन चलो जान दो, ठीक है। अब कॉस्ट उसने कही है निकाल के दो, कॉस्ट आउटपुट की जो आगे गया है, कॉस्ट क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस की, कॉस्ट एबनॉर्मल गेन की, तो कोई मसला है? अब कई बार निकाल चुके ये कॉस्ट तो आप। तो रिक्वायरमेंट नंबर बी, प्रोसेस ए के लिए मैं कॉस्ट निकाल रहा हूँ अब इसमें। तो कॉस्ट ऑफ एक्चुअल आउटपुट लिख लें, या जो भी उसने लफ्ज़ लिखा वही लिख लेना, कोई मसला नहीं, ठीक है। इधर देखो, बल्कि तो यहीं पे आ जाएगा, 45,000 यूनिट्स हैं, दोनों जगह सेम है तो टोटल वाला ले लो, ठीक है, इंटू 3179 पॉइंट, आंसर बताओ। 143056। अब यहाँ थाउजेंड में बेशक ले लो, रुपीज़ इन थाउजेंड जी, 143056, ठीक है जी। उसके बाद जी क्लोजिंग, तो कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। अब यहाँ यूनिट्स हैं डिफरेंट, तो कॉस्ट लेनी पड़ेगी आपको अलग अलग करके। तो 10,500 मटेरियल के हिसाब से हैं तो 2313.07 प्लस 8400 कन्वर्जन के हिसाब से हैं तो कन्वर्जन वाला रेट 865.96 जी। यार 10500 जगह ही नहीं बची, इंटू अगला भी तो आना है ना काम, अभी 07 और जी 8400 इंटू 8400 इंटू 865.96 जी 31561 एग्जैक्ट आया है, आगे 00 है। यार मैं तो कहता हूँ फिर ज़रा मेहरबानी करो, सिर्फ कॉस्ट निकालते हुए ये पूरी फिगर बता दो। 143 कितना था, कर दो फिर कर लो, मार तो नहीं जाओगे। 143 आगे 390, हाँ ज़रा ये फिर बहुत अच्छी तसल्ली हो जाती है, सही वाली तसल्ली हो जाती है सोल्यूशन देख कर, ठीक है। बाद में सोल्यूशन देख लेना ना आप, सोल्यूशन है आप लोगों के पास, चलो अच्छी बात है। नहीं फिर किन के पास है सोल्यूशन, कितने बच्चों के पास है? चलो मैं फिर दिखा दूंगा सोल्यूशन जी। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 12, ठीक है जी। और आखिर में आ गया कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल गेन, इसमें भी यही मसला है, दो अलग अलग मतलब यूनिट्स अलग अलग हैं, तो 400 मटेरियल के हिसाब से हैं तो 23.07 प्लस 280 इंटू 0.96 जी 116 नहीं, अब इतना भी ना गुस्सा करो, रुपीज़ में तो कर दो ना, ठीक है जी। अलग अलग ही मांगी थी, टोटल ना करने लग जाना जी। प्रोसेस अकाउंट में से तो निकाल देते थे ना, सेल होना ज़रूरी तो नहीं है। स्क्रैप वैल्यू के ऊपर रिकॉर्ड करके उसको जर्नल एंट्रीज करवाई थी, नॉर्मल लॉस के अकाउंट में आ जाते थे, वहाँ से स्क्रैप में चले जाते थे, जब बिकते थे तो कैश आता था, वो वाली एंट्रीज जाके देखना।
ये एसी का कुछ कर दें जी। नेक्स्ट, वर्किंग 1 हो गया, वर्किंग 2 हो गया, वर्किंग 3 आ गई। भाई प्रोसेस 1 इज ओवर, कॉस्ट भी निकल आई, ईपीयू भी निकल आया, बीच में जरा माजरत वर्किंग घुस गई। अब दूसरे को भी ऐसे ही साथ रखना पड़ेगा ना वर्किंग, ताकि मैच का ज़्यादा सोल्यूशन आपका। तस्वीर भी तो खींचनी है ना तुझे। ये कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स ही है इस प्रोसेस के लिए, ये इसकी फिनिश गुड्स ही है प्रोसेस ए की। ये यहाँ से आगे जाएगी और अगली की फिनिश गुड्स में ये ऐड होगी। करते हैं अभी। अच्छा जी, क्वांटिटी लेजर बना लें। ये क्वांटिटी लेजर था प्रोसेस ए का, ये प्रोसेस बी का है। ओपनिंग 30,000, नहीं तो कॉस्ट है। ओपनिंग 5,000 यूनिट्स हैं, 45,000 ये वहां से निकले थे यहाँ पे इनपुट। लेकिन कोई एक मटेरियल भी ऐड होता है जालिम, पर उस मटेरियल के बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं बताया हुआ। शायद वो मटेरियल इस तरह का ही होगा जैसे मैंने आपको कहा था, कुछ स्प्रे करते हैं, यूनिट्स नहीं बढ़ाते होंगे, जैसे इनपुट वो मसाला मसूला होता है। बहरहाल होता है, ठीक है ना। यूनिट्स यहाँ पे भी स्टार्ट के अंदर लगते हैं तो एक मटेरियल वहाँ पे भी ऐड होता है। बहरहाल ठीक है, वो इसी तरह का होगा, यूनिट्स तो नहीं ना बढ़ रहे, सिंपल। तो 5,000 ओपनिंग, 45,000 इनपुट और रिजेक्टेड यूनिट्स इसको साइड पे रखेंगे। नॉर्मल लॉस अपने हिसाब से निकाल के चेक करेंगे। 40,000 चले गए फिनिश गुड्स बन के वेयर हाउस में। अब बेटा इधर देखो, आप अगर वो 45 इनपुट ना होते तो ये 40 बन के निकलते। प्रोसेस ए की फिनिश गुड्स ही आउटपुट टू प्रोसेस बी, और प्रोसेस बी की फिर फिनिश गुड्स जा रही है वेयर हाउस के अंदर, ठीक है। और क्लोजिंग कितना है? 7,000। तो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस जी 5,000 यूनिट्स। उसके बाद इनपुट फ्रॉम ए, रिसीव्ड कर लो, ये लो, रिसीव्ड फ्रॉम ए 45,000। अब इसमें कोई यूनिट्स इनपुट हो रहे हैं? यूनिट्स कोई नहीं हो रहे, कोई मटेरियल होता है पर उसने यूनिट्स नहीं दिए, मतलब नहीं होता होगा। उसके बाद नॉर्मल लॉस निकालना है हमने, बिल्कुल उसी तरह से। स्टेज ऑफ कंप्लीशन अगर कम हुई तो ले लेंगे। अब ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 30% है। अच्छा प्रोसेस बी है, ज़रा ध्यान से देखना, उसमें इंस्पेक्शन की स्टेज 80% है, तो ये भी कम है, ये भी कम है, दोनों ही ले लेने हैं। तो ओपनिंग 5,000 प्लस 45,000 माइनस 7,000 इंटू 5% जी 2150। अब देखो एक्चुअल कितने लॉस हुए, एक्चुअल कितने, इधर इधर इधर, एक्चुअल कितने लॉस हुए? 3,000। अब हमारा अंदाजा क्या था? नॉर्मल जो होते हैं वो एक, हम नॉर्मल जो है परसेंटेज के हिसाब से वो बनते थे, इतने इनपुट आउटपुट के साथ बनते कितने थे? 2100। हुए कितने? 3,000। ये तो नॉर्मल लॉस, ठीक है। चलो क्लोजिंग पहले लिखा था वहां पे भी, यहाँ पे भी पहले लिख लो। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस कितना है जी? 7,000 और एबनॉर्मल लॉस। अच्छा अब एबनॉर्मल लॉस वैसे भी बैलेंसिंग यही निकलना है, आपस की बात है, लेकिन आप बेशक कैसे निकालना पसंद करेंगे? वैसे जैसे पहले निकाला था वैसे ही निकाल लें, जैसे पहले निकालता, वैसे बैलेंसिंग भी इधर ही आना। लेकिन चलो 3,000 टोटल हुए, टोटल 3,000 हुए ना एक्चुअल, जैसे यहाँ पे लिखा था एक्चुअल माइनस नॉर्मल, यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं? एक्चुअल आउटपुट नहीं लिखा तो लिख लेते हैं यार, नीचे भी लिखा जा सकता है वैसे, अल्लाह माफ करे, नीचे भी अगर क्रेडिट साइड पे आ जाता तो कोई बात नहीं था यार जी। एक्चुअल आउटपुट कितना है? ना सर ना, रट्टा खरा खराब हो जाना है। तो सीएमएम के अंदर तुम लोगों ने रट्टे लगाए, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को जी। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस अब लिख लूं? अच्छा मैं कह रहा था कि अब नॉर्मल लॉस अब बैलेंसिंग भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं ऊपर की तरह से ही निकाल लें। बैलेंसिंग निकालता तो फिर मुझे मसला होता ना कि आउटपुट पहले लिखूं, दूजा काम करा रहे थे। नहीं, साड़ी मर्जी नाल चलो, लो जी ਤੁਹਾਡੀ मर्जी नाल सी माइनस 2100। हुई कुछ ज़्यादा जज्बाती हो गया काम। 2100 कुछ डिस्टर्ब भी खड़ा हूँ इस वक्त मैं, ज़रा तंग ना करूँ। बैलेंस ईपीयू निकाल लें तो प्रोसेस बी का
EPU मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने पूरा लिखना है, रिक्वायरमेंट के अंदर कोई चक्कर नहीं होता ये एब्रीविएशंस वाला। मेरा तो पेपर पास है, आपका पेपर अभी पास नहीं है, आपने एब्रीविएशंस रिक्वायरमेंट में नहीं यूज करना। क्या जी एंड पे प्रोसेस पूरा होगा तो बेटा बनाएंगे ना। बेटा आप ना पहला लेक्चर भूल गए हो मेरे ख्याल में प्रोसेस कॉस्टिंग का। हमने ये बात की थी, मैंने लॉसेस समझाए थे कि जब भी हम हमारे एक आप समझ नहीं रहे हैं कि हमारा एक प्रोडक्शन प्रोसेस रूटीन है, उस रूटीन के मुताबिक हमारे प्रोसेस में 5% का नॉर्मल लॉस होना ही होना है। अब अगर कभी उससे अब ये हमने ये जो नॉर्मल लॉस होता है ना, ये हमारी प्रोडक्ट की कॉस्ट का पार्ट होता है, ठीक है ना, ये पहले से ही इसको कॉस्ट का पार्ट बनाना ही बनाना है। अब नॉर्मेलिटी को इसलिए हम कॉस्ट एलोकेट करते थे, नॉर्मल लॉस को कॉस्ट एलोकेट करते नहीं है। तो एक्सपेक्टेड लॉस का मतलब ये होता है हमारे प्रोसेस की का हिस्सा है ये लॉस, ये होना ही होना है। अब उससे ज़्यादा कम हो तो अब नॉर्मेलिटी है। तो इसीलिए नॉर्मल लॉस को हम किसी नॉर्मल लॉस की कॉस्ट भी गुड यूनिट्स को चार्ज करते थे, पहला लेक्चर जाके पढ़ना, ठीक है। तो यही होती है एक्सपेक्टेशन कि हमारे प्रोसेस का एक हिस्सा है, नॉर्मल हिस्सा है, कि अगर आपने पेंट बनाना है तो केमिकल गर्म करना है तो उसने उड़ना ही उड़ना है। अब अगर कभी ज़्यादा उड़ गया तो नॉर्मल से ज़्यादा उसकी अकाउंटिंग करेंगे, नॉर्मल से कम उड़ा उसकी अकाउंटिंग करेंगे। नॉर्मल की अकाउंटिंग अलग से नहीं करते, नॉर्मल को हम प्रोडक्ट की कॉस्ट का पार्ट रखते हैं। ज़रा लेक्चर 1 जाके पढ़ लेना, इंशाअल्लाह अफाका होगा। सारे वखरे हो जाते हैं, लॉस 70% के बाद फिर सब ओके है। नहीं, वो भी वहीं पे रुक जाएगा बेटा। नहीं नहीं नहीं, देखो ना, आपकी मशीन के एक स्टेज के ऊपर आकर इंस्पेक्टर खड़ा है, वो जो वहाँ पे ख़राब निकलता है उठा के टोकरी में फेंकता जाता है, तो आगे कैसे जाएगा यार। ख़राब अंदाज़ा था कि पहला लेक्चर तुम दोनों ने कल मुझे दिखाना है कि हम पढ़ के आए हैं, लिख के लाए हैं दोबारा, ठीक है। मेरा दिल तो कर रहा है मैं ओपन कर ही लूँ, तो बाकियों को वॉमिट होने लग गई है। तो बहरहाल पहला लेक्चर सिर्फ ओपन करना है, उसमें सिर्फ देखना है जहाँ पे मैंने लॉसेस की डिस्कशन की थी, ठीक है ना। अब हम सोच रहे थे कि 100 यूनिट्स ने हमारा नॉर्मली हमारा ये प्रोसेस का रूटीन ये है कि 100 यूनिट्स ने रिजेक्ट होना ही होता है, ख़राब हो जाते हैं बनते बनते फैक्ट्री के अंदर। लेकिन अगर आपके 120 ख़राब हो गए तो फिर 20 ज़्यादा हो गए ना, तो वो अब नॉर्मल है, ऊपर वाला 20 जो एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा है, ठीक है। तो सब के सब आपने इंस्पेक्टर ने, अगर इंस्पेक्शन स्टेज गिवन है तो इंस्पेक्टर ने जहाँ पर खड़ा है वहाँ पर, अगर प्रोसेस के एंड पे खड़ा होता तो एंड पे निकलते थे, दरमियान में खड़ा हो जाए तो ये मुसीबत सिखाई थी फिर आके कहीं 5वें 6ठे दिन आके लेक्चर्स में कि फिर इंस्पेक्टेड यूनिट्स निकालने पड़े, ठीक है जी। रिवाइज करके आया करो रिवीजन क्लास के अंदर, हाँ, सिर्फ और नहीं तो सिर्फ लेक्चर्स को देख लिया करो कि क्या क्या चीज़ें हैं। वैसे जो मैंने कल करवा के भेजा था वो भी काफ़ी होना था, लेकिन फिर भी स्टिल ये नहीं कि वो सफ़ा देख लिया, उसमें तो सिर्फ टाइप ऑफ क्वेश्चन है। तो आपका काम ये होता है कि कोई भी टॉपिक जैसे अब आप कल आपको लग रहा है पता कि हमने डिसीजन मेकिंग करनी है, तो एटलीस्ट अपने लेक्चर्स को गो थ्रू करो, सवाल ना करो, सवाल करने ना, वो एक आधा सवाल कर लो बरकत के लिए, लेकिन जो उसूल जो फॉर्मेट्स जो चीज़ें हैं वो उनको देखो एक नज़र, अपने नोट से देखोगे तो सारी चीज़ें याद आएंगी, मेरी वाली बातें तो नहीं ना याद रहेंगी। वैसे मैं ओपन करूँ तो याद वो भी आ जाएंगी इंशाल्लाह, लेकिन बच्चे करने नहीं दे रहे ओपन, लेकिन मैं आप नहीं करना चाह रहा दीते मैं कर लेना सी। एक्चुअल आउटपुट ये तो 100% कंप्लीट होता है जी। कितना है 40,000 और 40,000। उसके बाद क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस स्टेज ऑफ कंप्लीशन के हिसाब से कितना है जी क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। मटेरियल स्टार्ट में ही लग जाता है, इंस्पेक्शन यहाँ पर, अच्छा इंस्पेक्शन ये तो लॉस की यूनिट से, ये कितने पे खड़ा है 50% कंप्लीट है जी। 10,500 क्लोजिंग है। अच्छा सॉरी जी 7,000 ओके, और 3,500 और एबनॉर्मल लॉस है तो ऐड कर दें। और ये इंस्पेक्शन स्टेज,
इसको समझो, इंस्पेक्शन स्टेज का मतलब क्या है। मटेरियल तो स्टार्ट में लग गया, तो जो यूनिट खराब निकले उन पे मटेरियल सारा लग चुका है, लेकिन जब 80% प्रोसेस कंप्लीट हो गया था तो खराब यूनिट का पता लग गया, तो उसको लेबर को नहीं स्थिति कम करी जा, नहीं तो आगे साइड में रख देंगे, ठीक है, उससे मजीद काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो 100%। एक सवाल ऐसा भी किया था जिसमें इंस्पेक्शन के बाद मटेरियल लगा था, ओए होए होए, आखिर सवाल था आपको, हाँ कौन सा, 850 और 680, बस जी 850 टेबल आ गए ने, बदतमीज, मेरा 850 ही खराब करता है। थे इधर आए थे फंक्शन करने कोई फनकार लोग जी। 8444180 4480। अच्छा जी, अब एवरेज मटेरियल कॉस्ट निकाल लेते हैं पर यूनिट। अच्छा मेरे बच्चों, मुझे एक बात बताओ, ब्रॉड डाउन कॉस्ट कितनी है और करंट मंथ की कॉस्ट, बस यही कॉस्ट है, हाँ बस फिर आपको पता है सब, ठीक है। प्रोसेस ए से ये जो कॉस्ट है कितने गई, ये निकल कर आ गई तो गई है। जो प्रोसेस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे होती थी कॉस्ट, वो प्रोसेस अकाउंट के डेबिट साइड पर अगले पे पड़ती थी कॉस्ट, यानी इन यूनिट्स के आगे इस 5000 की कॉस्ट है, ये 5000 की कॉस्ट है, फिर इस 45,000 की कॉस्ट वो आई है, और उसके बाद फिर वो मटेरियल जो लगा है जिसने यूनिट्स नहीं बढ़ाए उसकी कॉस्ट आ रही है, ठीक है। तो ये 3 कॉस्ट हैं। ब्रॉड डाउन कॉस्ट बताओ, 30,000 ब्रॉड डाउन कॉस्ट आ गई। उसके बाद इनपुट फ्रॉम 143,056 लिख दूं जरा 1000 में, ठीक है, प्लस 2,25,000। अगर कोई मसला हो रहा है ना जी, मैंने डायरेक्ट करवाया है, वैसे मैंने इसकी प्रैक्टिस करवा के डायरेक्ट कराया था, मसला हो रहा है तो घर पे जाके प्रोसेस अकाउंट सिर्फ बना लेना एक बार, बहुत अफाका महसूस करोगे, ठीक है जी। 47 स्क्रैप है इसमें, ओ इस बेचारे के साथ क्या हुआ, इसको वर्किंग 2.1 कह दें, रेफर कर लेना फिर, ठीक है। वर्किंग नहीं, वो वर्किंग कौन सी है, वर्किंग 2 हो गई है, 3 हो गई है, और ये वर्किंग 4, ठीक है जी। तो वर्किंग 4.1 जी बेटा, कितने यूनिट्स है स्क्रैप के, और इनकी स्क्रैप वैल्यू है, इन्होंने बिकना है, ये बेचारे की क्या वैल्यू थी बताओ। अच्छा जी, इधर आओ जी, कितना 2000 का स्क्रैप बिकता है, सुभान अल्लाह, कितना बनता है 43, सुभान अल्लाह, ऊपर रुपीज लिखा हुआ ना, चलो वर्किंग है नीचे, यहाँ कर लेंगे, ठीक है। तो लाल मार्कर से माइनस करो 4300, स्क्रैप वैल्यू नॉर्मल लॉस की माइनस होती थी, शुक्र है नॉर्मल लॉस नॉर्मल आया, मतलब नॉर्मल लॉस नॉर्मल जगह पे आ गया हमारे लिए, वरना हमें कुछ हो जाना था। जिनको थोड़ा सा मसला आ रहा है, वैसे तो ये 2 बच्चे ही हैं मेरे ख्याल में, 100 में से 3 हो जाएंगे, ज़रा सा भी मसला आ रहा है ना, तो एक तसल्ली करने के लिए जाके सिर्फ प्रोसेस अकाउंट बनाना, मत करना इस तरह से डायरेक्ट। मुझे लगता है आप लोगों ने उस वक्त बात नहीं मानी जब मैंने आपको सवाल इस तरह से कराए थे, तो फिर प्रोसेस अकाउंट बनाएं पूरा, ठीक है। प्रोसेस अकाउंट बनाएंगे इंशाल्लाह एकदम से ऐसे सवाल हो जाएंगे, ठीक है जी। 4.47.85 जी, रुपीज़ में 822.97। उसके बाद एवरेज कन्वर्जन कॉस्ट पर यूनिट, ये तो मेरे ख्याल में इधर ही आ जाएगी जी। ब्रॉड डाउन कॉस्ट 10,000 और करंट पीरियड की, करंट प्रोसेस की कॉस्ट 70,000, बस इस पे यही है। तो कितना है जी ब्रॉड डाउन, कितना, और करंट
और EPU जी सर वो क्या वो जी 40 जी 1810.7 अच्छा 41 आपने बोला। टोटल भी कर ले वीरे, टोटल कर लो, कोई यूनिट्स इकट्ठे हो तो। वो प्रोसेस भी ज़्यादा आसान है, नॉर्मल था ना, जैसे रूटीन के सवाल थे, ये ज़्यादा इजी लगा आपको। नॉर्मल लॉस का भी स्क्रैप आ रहा है, हर चीज़ नॉर्मल ही चल रही है। ठीक है जी 39.74। अच्छा आपको एक आधी चीज़ लेट से समझ नहीं आई, गलत हो गई, तो भाई क्या मतलब सारा सवाल गलत हो गया? नहीं, बस वही एक या आधा नंबर जो उसको एलोकेटेड था वो कट गया। उसके बाद मिसाल के तौर पे किसी ने यहाँ पर इसको नहीं लिया, प्लस नहीं लिखा, भूल गया या माइनस भी कर दिया, तो एक नंबर या आधा नंबर जो इसका यहाँ पे था वो कट गया। उसके बाद ये निकालने वाले के पूरे नंबर उसको मिलेंगे, कैरी फॉरवर्ड नहीं होते मार्क्स। फिर आगे जब इसने यूज होकर ये कॉस्ट निकाली तो पूरे पूरे नंबर मिलेंगे, एक नंबर भी नहीं कटेगा। एक नंबर इसका जो कटना था वो यहाँ पे कट गया। अगर इस फिगर के गलत आने पे मार्क्स कटे ना, इसकी वजह से बस कट गया एक नंबर। तो किसी की नहीं समझ आ रही पर्चे के अंदर, तो यहाँ पे कोई ऐसे 10 15 20 लिख कर भी आगे चल पड़ो, नहीं निकल रही कॉस्ट, यहाँ पे ऐसे ही अंदाज से 500 लिख लो तब भी सही है, कोई गलती नहीं है। आगे कोई भी आगे इसकी कैरी फॉरवर्ड की कोई मार्क्स नहीं कटेंगे। ठीक है, यहीं पे कट गए सो कट गए, रुकना नहीं है, रुकने वाला फेल होगा, जो नहीं रुकेगा वो फेल नहीं होगा, बता रहा हूँ। बाकी आपकी मर्जी है, इस बार करके ऐसे पास होना है या तजर्बा करना है और अगली बार फिर, तो इस बार रुकना नहीं है। जहां पे ना समझ आए कोई फिगर अज्यूम करके कर लेना। अब ये प्रैक्टिस सारा सेशन आपने की है, क्योंकि आप पास पेपर के सवाल पहले खुद ही करते थे मोस्टली। पुराने सवाल होते थे, किताब हमारे पास वैसे नहीं थी, सोल्यूशन अगले दिन मिलते थे, तो आप अक्सर देखते थे कि सवाल 80% 70% सही होता था। तो ऐसे ही पर्चे के अंदर भी होना है। पर्चे में एक्स्ट्रा प्रेशर होता है, पेपर है, गए मर गए बर्बाद हो गए। नहीं, 2 दफ़ा सवाल पढ़ने से पहले हराम कर लो खुद पे सवाल को सॉल्व करना। माजरत के साथ मैं कह रहा हूं, नहीं पढ़ोगे 2 दफ़ा तो बहुत चांसेस है फेल होने के। कम अज कम 2 दफ़ा पढ़ो और फिर तीसरी दफ़ा पेन उठाओ। पहले सिर्फ चलो ठीक है आप अंडरलाइन करते हो, कोई चीज़ को निशान लगाते हो, बच्चे करो, लेकिन सवाल को तेजी से पढ़ते भी नहीं है, पूरा शुरू कर देते हैं। सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, फेल होने के सबसे ज़्यादा बड़ी वजह यही है। 2 दफ़ा सवाल करने से पहले सॉल्व करना शुरू नहीं करना, चाहे बहुत आसान भी लगा फिर भी 2 दफ़ा पढ़ो, तीसरी दफ़ा फिर पढ़ते हुए करो। बाकी आपकी मर्जी है, अगर इस पर भी तजर्बा करना है तो कर लो, अगली बार मान लेना जी। बी पार्ट, इसका भी ये ए पार्ट था ना, ए पार्ट जी सामने चल रहा है, ए पार्ट इधर ऐसे हो गया, ठीक है, और ये बी पार्ट। प्रोसेस बी के अंदर कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है जी। तो कॉस्ट ऑफ एक्चुअल आउटपुट है जी, एक्चुअल आउटपुट है जी ये 40,000 ऊपर, सॉरी दस देखो 40,000 यूनिट्स हैं, और कॉस्ट टोटल ये आई पड़ी है 10039.74 जी। रुपीज़ में बताओ 4015 बस भी कर दो, मुक ही नहीं रहा ताड़ा फिगर है जी। तो उसके बाद क्या करना है, क्लोजिंग, चलो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। हाँ जी, यूनिट्स अलग अलग आ गए तो कॉस्ट भी अलग अलग निकल आएगी। 7,000 मटेरियल के हिसाब से हैं, मटेरियल कॉस्ट ये पड़ी है, जिसमें पिछले प्रोसेस से भी कॉस्ट, वो भी तो मटेरियल ही था। पिछले प्रोसेस जो यूनिट्स आए थे इस प्रोसेस के लिए मटेरियल ही तो थे, इस प्रोसेस का इनपुट मटेरियल ही तो है, ठीक है ना, लेबर तो उसके बाद यहाँ कन्वर्जन अलग पड़ी हुई है। ओके, पिछले प्रोसेस से आने वाले यूनिट्स कोई कन्वर्जन तो नहीं ना बन जाने, ठीक है जी। 8228 जी प्लस 3500 इंटू 1810.77 6394 शाबाश। और उसके बाद कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस। कुछ नॉर्मल हुआ है, एबनॉर्मल कुछ नॉर्मल हुआ है सवाल एक दफ़ा करने से, थोड़ी चीज़ें याद आई। चलो मैं तो सोच रहा हूँ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का सवाल करके बस फिर थोड़ी रिवीजन करके छुट्टी करेंगे, मेरी हिम्मत जवाब देगी अब जी। 850 कल तो आपने वैसे भी आना ही है, वो तो पहले भी आना था, ये ना समझना जी। 8228.97
डिसीजन मेकिंग का एक आधा सवाल करना है। हाँ सॉरी 680 ये सही तो है 8228 ये पॉइंट लगा हुआ है, असल में आपको नज़र नहीं आ जी। अच्छा तस्वीर से भी सर नहीं आना। 680 इंटू 10.77 855 8225 8 बस रख अपने गोल पॉइंट बनना अपना। नहीं मैंने सोल्यूशन इधर डाला, ठहरो। फिर आपने नहीं लेना होता इंस्पेक्टेड यूनिट्स में, और हमने ऐसे सवाल छोटे छोटे किए भी थे। अब नॉर्मल लॉस तो देखेंगे ना, जब इंस्पेक्टेड यूनिट्स उधर निकलेंगे एक्चुअल होंगे तो एक्चुअल और उसका फ़र्क जो है वो वैसे ही वही निकालेगा जो अब नॉर्मल होंगे। बाद में आने वाले आपने इंस्पेक्टेड यूनिट्स में डाले, जब नहीं डाले तो नॉर्मल लॉस में वो आए, जब नहीं आया तो अब नॉर्मल लॉस में वो नहीं आए। अच्छा जी मैंने तो सोल्यूशन इतने रख लेंदे तो दिखाना भी है। जी लग रहा है पहले जी ईपीयू देखे मैं पानी पी लूँ तब तक, थोड़ा शायद तरीका डिफरेंट हो। हमने क्वांटिटी स्केड्यूल अलग बनाया होता है, उसको वर्किंग का रेफरेंस दे दें और बाकी बस यूनिट्स देख लिया करें, आंसर देखा करें। तरीका क्या है? तरीका तो सीएमए के अंदर एक क्लास में 3 तरीके से हो जाता है जवाब। मैं नहीं करने देता, अलग बात है, क्योंकि पहले ही मसाइल काफ़ी होते हैं। तो हमने बस ये कोशिश की थी कि सवाल तो चेंज होते रहते हैं, मैथमेटिक की कैलकुलेशन जैसे मर्ज़ी आप लोग करें, मैंने मना कभी नहीं किया, लेकिन सवाल का मेन फॉर्मेट एक रख लिया था हमने। उससे थोड़ा फ़ायदा ये हो गया कि जो एक मिथ बनी हुई है जी सीएमए के सवाल में समझ ही नहीं आती कैसे करना है, हम उससे तो जान छुड़ाएं। हम सीएमए का भी हर सवाल एक ही फॉर्मेट से करते हैं किसी भी टॉपिक। हाँ बीच में कैलकुलेशन जैसे मर्जी या दिल करे करें। कॉस्ट ज़रा डिफरेंट तरीके से है, बस कॉस्ट देख लो, प्रोसेस ए है ऊपर, प्रोसेस बी है नीचे, फिगर्स देख लो बस एंड पे, फिगर्स मैच कर लो, बाकी शायद ना ही पता लगे आपको कि हो क्या रहा है। तरतीब डिफरेंट है ना, आप बस फिगर्स मैच करें। नहीं समझ आ रही, नज़र नहीं आ रही तो पहले ए को देखें। मैं तो कहता हूँ एक ही पार्ट करें इसमें, या स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कर लें सवाल, या रेलेवेंट कॉस्टिंग की रिवीजन करें और फिर मुझे छुट्टी दे दें। अब जो सवाल था स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का, या बेटा मैंने क्या ऑप्शन दिया है, और इनमें से आपने क्या बोला है, मुझे समझ नहीं आई, इनमें से आपने क्या बोला है? एंड हुई बढ़िया सर मेरी, चुप कर जाओ। बेटा फंक्शन से फ्रेश वो होते हैं जिनकी कनु लेनी ना देनी। मेरे तो 1.5 घंटा गया ना, मैं तो बच्चे आए हुए ज़ाया भी हो गया उनका टाइम, उनकी टेंशन ज़्यादा। इन्होंने कल को ये इन्होंने ही कहना है 31 कह के यकम को छोड़ा था, हालांकि सबसे ज़्यादा मसला उनका था जिनका 2 को पर्चा है, इसीलिए दूसरा प्रेफरेंस आपको दिया हुआ है, दूसरा आपका मसला है। और फिर FAR 1 को क्यों एंड पे रख दिया, उनका 10 को पर्चा है, लेकिन फिर भी सारी चीज़ें हैं साथ लगी में, क्या करें। FAR 1 FAR 2 आज फ्री था, आधे घंटे का काम आप लोगों की वजह से गड़बड़ हुआ, आप लोगों की वजह से। 6 महीनों में एक दिन था, आखिरी दिन लेना था, तो दरमियान फंक्शन कभी कर लेते तुम लोग। अच्छा चलो माशाल्लाह, खैर है जो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग खुश हैं तो ठीक है। लेकिन वो जो बच्चे बेचारे नाराज़ बैठे हैं इस वक्त दिल में, जो हमें बद्दुआएं दे रहे होंगे मुझे और आपको नहीं, ये वाली बद्दुआ से मुझे डर लगता है, जो दूसरी आप लोग देते हैं ना,
सख्ती करने के ऊपर, उनसे मुझे कुछ नहीं होता, क्योंकि उसके मुकाबले में आपके वालिदैन की दुआएं आ जाती हैं। तो कौन कौन है जिस को इस बात का गुस्सा है, ज़रा पता तो लगे कि एक टाइम हमारा ज़ाया हुआ है। 1 2 3 4 5। अब इस्तग़फ़ार करें, आप सब इस्तग़फ़ार करें। उस्ताद समेत 3-4 लोगों ने भी इसी तबीयत से अगर आगे चले गए दुनिया से, माफ़ किए बगैर आपको, तो कितना मसला हो जाएगा ना। तो एक तो भाई मैंने तो आपको माफ़ किया, बाकी भी अल्लाह के जो होना सी होते हो गया, लेकिन ये ऐसे ही जो है ना वो खुश हो जाए। बटन ऑन करें। अच्छा जी, मैच हो गया, अब प्रोसेस बी भी देख लें। टिच टैली हो गया ना। टिच टैली इसलिए हो गया है कि मैंने पॉइंट के बाद 2 डेसिमल भी यूज़ कर लिए थे, ना करते तब भी सवाल आपका सही होता। गलती, राउंडिंग इज़ नॉट अ मिस्टेक। हाँ, राउंडेड ऊपर लिखा हुआ है ना अगर, तो राउंडेड 2 रुपीज़, नियरेस्ट रुपीज़ 1000, तो मतलब राउंडिंग ही होती है, उसकी सही होता है। आपको मार्क्स मिल रहे होते हैं दरमियान में जो आप ब्रैकेट में कैलकुलेशन कर रहे हैं उसको, ठीक है। अच्छा जी, अब आप मुझे बताएं, ये आपका सवाल है जी रीसेंट अटेम्प्ट का है। नाश्ता नहीं किया तो अभी जो तुमने किया वो हाँ कल ही पढ़ेंगे, लेकिन जो आज कुछ पढ़ सकते हैं वो पढ़ के ही जाना है। अभी तक तो मेरी हिम्मत जवाब देगी का मतलब ये था, आप समझे नहीं, कि मैंने असर के बाद नहीं पढ़ाना। लेकिन अगर मैं इस वक्त क्लास में बैठा हूँ, मुझे चीख आधा घंटा जो है ज़्यादा सर दर्द उस वजह से हो गया, जा ही नहीं रहे थे, क्लास ही जा नहीं छड़, पिज़्ज़े के लिए बैठे रहे हैं सारे। तुम लोग मुझसे पूछते पहले पिज़्ज़ा बाहर लगवाते, ऐसे निकलते जाते लेते जाते, मेरी जान तो छुड़ जाएंगी। अच्छा, तो मेरे कहने का मतलब यही था, 5:15 है ना नमाज, अब मैं वो हट भी जाऊंगा तो मैं जाकर लम्हे ही पैना, तो कोई नहीं। हाँ तो बस मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, ओ अल्लाह तुहानू हिदायत दवे, तुसी भावे तो जरा सा भी तुम लोगों को इतना सा भी मलाली भी नहीं है कि मतलब कि हमारा 1.5-2 घंटा हमें स्पेशल मैसेज करके बुलाया, कोई कहाँ से, जिसने जाना जाए। मैं असर तक पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, जो बच्चे आए उनका हलाल करने दे आना। जी बेटा। हाँ मैं पूछने लगा, मेरा सवाल पहले ने, ऐसे कैसे आपने जवाब दे दिए, पहले मैं सवाल करूंगा फिर जवाब देते हैं आपने। मेरा सवाल है जी, थोड़ा थोड़ा एंजॉय भी करने दो ना, गुस्सा थोड़ा उतरने दो। क्वेश्चन 9 रीसेंट अटेम्प्ट वाला, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 नॉन ऑफ अबव, मैं कहता हूं नॉन ऑफ अबव। ऑप्शन 2 जाहिद एंटरप्राइजेज, दोनों में। अच्छा, दोनों में से आपने जो करना है दूसरे का सोल्यूशन आपको मिलेगा। ये बम्पर ऑफर है, ये बम्पर ऑफर है। दोनों में से कोई एक मैंने कराना है, जो आपने कहना है क्लास भाई बोर्ड मिटा दो पाए ना, पार्ट 2 शुरू करना है। पार्ट 2 शुरू कोई नहीं है, बस आधे घंटे मैंने एक सवाल करना है, इनमें से आ गया इसका सोल्यूशन। ओ नो, फिर दूसरा ही कर लेते हैं, ये करवाऊं, एक मिनट, ये हो गया था ना, तो रीसेंट टाइम वाला हंस के हो जाएगा, मिटा दो भाई, तो अकड़ बकड़ कर लें फिर। अच्छा देखो, बात है, मेरी बात सुने, कितने बच्चों ने जाहिद वाला सवाल ट्राई किया है? हाथ ऊंचा खड़ा करें, सुस्तियां आप करनियां, अच्छा हाथ नीचे करें, और इन्होंने सोल्यूशन देखा है? फिर वो भूल गया था, देखा ना, और चोरी देखो पकड़ी गई है। मैंने परसों के उससे भी, जो आखिरी दिन मैंने आपको कहा था कि जा रहा हूं ये भेजूंगा, मैंने कुछ टाइप्ड पहले वाले पढ़े थे, ये जाहिद वाला मैंने हाथ से सॉल्व करके उसको दिया, टाइप करके, उसने भेजा नहीं था। चलो खैर, अब किसने देख भी लिया सोल्यूशन? किसी ने?
अच्छा आप ये बताओ फिर, ये वाला सवाल आज देख लो, अगर फिर भी मसला करे तो आप कल भी मुझसे पूछ सकते हो, कल को चला तो नहीं गया, लेकिन लेटेस्ट अटेम्प्ट वाला चलो फिर भी बंदे को तसल्ली होती है कि अच्छा हाँ हमने तैयारी की और ये सवाल आया तो ये कर लेते हैं, ठीक है ना। तो सोल्यूशन टूर से गया, मैं बम्पर ऑफर वापस लेना अपनी, ठीक है। बम्पर ऑफर ये है कि इन दोनों में से एक का सोल्यूशन आपके पास आ गया है और दूसरा ये वाला सवाल मैं करवाने लगा हूं, ठीक है। ऑप्शन खत्म। और इसका नहीं, इसका कह रहा हूं, इसका ये 15 नंबर का। अच्छा ये इससे पिछली अटेम्प्ट का वो सवाल है, ये सवाल है, मुश्किल वो भी नहीं है, और खुदा के लिए उसके फॉर्मूलाज याद करो। और प्लीज मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि 2 या 3 जितने सवाल के सोल्यूशन आ गए और ना करना, उसी को एक दफा नहीं 2 दफा कर लो, कुछ भी नहीं है। सबसे आसान सवाल अगर हो तो वो मिक्स यील्ड का ही होता है, ठीक है। तुम हंस रहे हो बस इस बात पे, तुमने ट्राई भी नहीं किया, तुमने फॉर्मूलाज याद ही नहीं किए, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल और एक्चुअल। अच्छा अब उसमें आपने मिक्स यील्ड अगर निकालना, मिक्स अगर निकालना है तो फिर मिक्स को छेड़ दो, वेरिएंस निकाल, और अगर यील्ड निकालना है तो फिर मिक्स को फिक्स कर दो, यील्ड तभी निकलेगा, ठीक है ना। इतनी सी बात है, सिर्फ इन फॉर्मूलाज को 2 से 3 बार लिखो, रट्टा है और कुछ भी नहीं है। समझा जा सकता था, मैंने समझा दिया था, ठीक है। सोल्यूशन वो आ गया, अब ये भी मुझे बनाना पड़ेगा, इसलिए यही बनाते हैं, ठीक है। हाँ ना, अब फिर कुछ मुझे भी मेहरबानी करो ना, वो सोल्यूशन आ गया ना, अब वो मैंने देखा नहीं, मैंने हाथ से लिख के हो जाता, लेकिन उम्मीद है सही होगा, ठीक है। तो हाथ से लिखा हो कभी तस्वीर में ना वो ऊपर नीचे को फिगर हो जाती है, वो फिर भी मैं तसल्ली के लिए देख लूँगा, लेकिन वो मुझे सिर्फ देखना पड़ेगा, ये फिर मुझे घर पे बैठ के लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो क्लास में लिख लेता हूँ, सोल्यूशन हो जाएगा आपका। ले जी, कंप्यूट द फ्लोइंग जी, ये हमने निकालने हैं। तो ये निकालें, चलें सवाल पढ़ लें यार, मैं ही कड्डांगा की हो गया। करवा दें जी, और जी को मेरे लायक हैं। वो बेटा अब उसका टाइम नहीं बचा, जाओ ऊपर जाके पी लेना यार, ब्रेक दूंगा तो, ठीक है। कंप्यूट द फॉलोइंग, मैं तो अब नमाज पे जाना है, अब 5:15 तक है, तो इधर से तो मुश्किल ही हो जाती है। अच्छा जी सुने, वेरिएंसेस निकालने हैं बेसिक, यार जौन से मर्जी वेरिएंस निकालने, अपनी मर्जी के मुताबिक। सबसे पहले हमने, बस मिट गया हुआ है बोर्ड, अब उधर ही जाते हैं। स्मार्ट लिमिटेड हैज प्रोवाइडेड यू फॉलोइंग स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल डाटा फॉर द ईयर 31 दिसंबर 23। प्रोडक्शन एंड सेल्स, शुक्र है स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स नहीं है, एक चीज का मसला हल हो गया। अल्लाह करेगा स्टॉक ऑफ मटेरियल भी नहीं होगा, नहीं है, जो कि नहीं है। मतलब इतने सीधे सवाल, ये 2 सवाल, प्रोसेस कॉस्टिंग वाला भी सीधा ही था। अच्छा वैसे आपको मैं कमेंट्स दिखाऊंगा, मैं डाउनलोड नहीं किए हुए, ठीक है। जब मैंने देखे थे तो उसके अंदर सबसे अच्छी परफॉर्मेंस इन्हीं 2 सवालों में थी, और तीसरा ओवरहेड वाला था। ABC नहीं, ABC तो मतलब इत्तेफाक से बस को अल्लाह ने इज़्ज़त रखनी थी, जो मेरे बच्चे करके गए थे। ABC नॉर्मली कोई नहीं करते बच्चे, अच्छी छोड़ो यार, मैंने ज़रा पिटाई कार के करा दिया था, बड़े अरसे बाद आया, ABC नहीं आया करता था। तो उसमें तो वो वाला टॉपिक था जो बच्चे छोड़ के गए थे, ये तो नहीं आता। तो हम तो ऐसा कुछ नहीं ना करेंगे, क्योंकि हम तो जो छोड़ के जाएंगे इंशाअल्लाह 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 वो ज़रूर आएगा, ठीक है। तो इसीलिए अब इस इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर आएगा ना, अल्लाह ने ना चाहा तो नहीं आएगा, लेकिन आप मौका ही ना दें उस्ताद की इंशाअल्लाह को, आप कुछ छोड़ के जाएं ही ना, छोड़ के कुछ नहीं जाना, किसी पे फोकस ज़्यादा कर लो, अपने हिसाब से अगर करना ही है तो किसी पे कम कर लो, जो छोड़ के जाओगे वो तो आप सीधा सीधा, अगर खुदा ना खास्ता उसमें से कोई अच्छा सारा पर्चा आता भी है ना, ऐसा कोई सवाल आ गया ना, तो वो आता हुआ पर्चा भी भूल जाते हैं बच्चे। तो प्लीज़ इंतज़ामिया जिम्मेदार ना होगी। प्रोडक्शन एंड सेल यानी कि, अच्छा ये देखो चेक करो, स्टैंडर्ड और एक्चुअल सभी टोटल में दे दिया, स्टैंडर्ड भी उसने टोटल में दे दिया। भाई हमारे मतलब की चीज़ नहीं होगी तो हम तो अपने स्टैंडर्ड कार्ड पे जाएंगे। सेल्स की अमाउंट रुपीज़ में गिवन है, मटेरियल ऊपर यूनिट्स है ना, मटेरियल लेबर ओवरहेड्स अपने लो फिक्स वेरिएबल अलग करके दिए हैं उसने। एज पर स्टैंडर्ड, तो ये क्या था, ये टोटल में है। Each unit of finished goods requires 10 kgs of material and 2 hours of labor.
द फाइनेंस। अच्छा ये अब आगे वो कह रहे हैं कुछ वेरिएशंस हुई हैं, मेरे ख्याल से तो इतना को डाटा देख लेना, चलो पढ़ लो ये पर। एसएल फॉलोज पॉलिसी टू एब्जॉर्ब ओवरहेड्स एट प्री डिटरमिन्ड रेट पर लेबर आवर। चलो जी बस इतनी सी बात, ये काफ़ी है। 10 केजी एक यूनिट पर मटेरियल लगता है, 2 घंटे एक यूनिट पर लेबर लगती है, लेबर, और एब्जॉर्ब करवाते हैं ओवरहेड्स, तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज़ कर रहे हैं और लेबर रेट की बेस पर ही एब्जॉर्ब करते हैं। आगे फिर उन्होंने कुछ एक्चुअल डाटा दिया हुआ है यहाँ पर, ये एक्चुअल इधर भी है लेकिन इधर भी है, वो फिर देख लेंगे बाद में। फिलहाल स्टैंडर्ड कार्ड के लिए तो मुझे एक्चुअल की कोई ज़रूरत नहीं है ना। अच्छा अब ऐसे ही अगर आपकी कमज़ोरी स्टैंडर्ड कार्ड बनाने में है तो जोन सा मर्जी वेरिएंस का सवाल हो बुज़र भाई आपसे नहीं होगा। मिक्स यील्ड के अंदर भी आपका मसला अगर है तो आप स्टैंडर्ड कार्ड बनाने में मसला कर रहे हैं, या फिर आप कॉन्सेप्चुअली चीज़ को ग्रैब नहीं कर रहे हैं कि स्टैंडर्ड क्या है, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल क्या है, एक्चुअल क्या है। तो उसका हल यही है कि फार्मूलाज को एक बार पढ़ो और एक सिटिंग में। आखिरी टॉपिक था ना, अगर किसी को थोड़ी सी कमी इसमें लगती है तो उसकी वजह सिर्फ यही होगी, हालांकि मैंने इसको लमकाया बड़ा अपने वालों कि लंबा कर लें जितना हो सकता था, लेकिन स्टिल अब मिक्स यील्ड कोई एक चीज़ तो आखिर में आनी थी ना यार, किसी एक चीज़ को तो आखिर में रखना ही था, ठीक है। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, मिक्स यील्ड का सवाल आ सकता है इस दफ़ा, ठीक है, क्योंकि दूसरा वाला आ गया। तो मिक्स यील्ड का अगर सवाल आएगा तो होता बहुत आसान है, ठीक है। अच्छा जी, बाकी अगर आपकी तसल्ली नहीं होगी कल तक भी सब बच्चे जाहिद वाला सवाल अब लाजमी करें। अब तो फ़र्ज़ ऐन हो गया है क्योंकि ये मैंने गैन कर दिया है, ठीक है। अब वो अपने लाजमी आज करना है, और कोई ज़रा सा मसला भी किसी एक बच्चे को भी आया तो मैंने सवाल कराना, लेकिन नीयत से करके आना। टाइम ज़ाया करोगे, वक्त अमानत है, इस वक्त सबका वक्त बहुत कीमती है, मेरा कोई नहीं इतना कीमती, आपका कीमती वक्त है, पर्चा आपने देना, मेरी तो छुट्टियाँ होनी है इसके बाद, ठीक है। जोर तो मैंने आप लोगों के लिए लगाया, लेकिन आप लोग समझते हैं कि पता नहीं क्या एहसान है इसका, जो जेड़ी दिहाड़ी लग जाएगी बाद सानू तो फायदा ही हो जाना है जी, क्या ख्याल है। अच्छा जी, ये एक्चुअल है, स्टैंडर्ड कार्ड बना लें। अब आए जी, एक बात और भी थी, ये तो उसने बताया एक यूनिट पर 10 किलो और 2 लेबर और लगते हैं, ठीक है, लेकिन हमें 2 चीज़ें चाहिए होती हैं स्टैंडर्ड कार्ड के अंदर, एक यूनिट पर 10 किलो लगते हैं और 1 किलो इतने का आता है। अब ये थोड़ा सा मसला था, ठीक है। अब हमारे पास, मैं मिसाल के तौर पे मटेरियल लेता हूँ, डेटा है बस इकट्ठा करना है, ठीक है। तो 22,800, 37,500, ये आप प्रोडक्शन सेल सेम है ना, 10,000 से डिवाइड करो 37,500 तो सेल्स निकलेगी, 22,800 को डिवाइड करो 10,000 से तो मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, नॉट पर केजी, वहां से पर यूनिट निकलेगी। फिर उसने कहा हर यूनिट पर 10 किलो लगते हैं, तो फिर वहां से पर किलो भी। अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी करो, अपनी चीज़ां पूरियां करो पहले, फिर सवाल करना है, ठीक है ना। इधर बना ले, इधर ज़रा नज़दीक, ज़रा सफ़र कम होगा, ठीक है। तो वर्किंग नंबर 1, इसको आप प्रॉपर वर्किंग का नंबर दिया करो, अपना अपनी वर्किंग बनाया करो इसको। मैंने हर सवाल में आपको स्टैंडर्ड कार्ड बनवाया है, देर नहीं लगती इस पर, और ये बन जाए तो फिर कॉपी पेस्ट है, फिर 90% तो सवाल सही हो जाता है, चलो 10% गलती भी हो जाती है, बंदे ही हैं आप लोग। तो स्टैंडर्ड कार्ड बंदे ही है ना, कौन कौन जिन है, डराओ तो ना भाई। स्टैंडर्ड कार्ड एक बात याद आ गई, एक बार एक जमात किसी सिंध के दूसरा इलाके में गई, तो वहाँ पे ना ऐसे ही सब जाके बैठे थके हुए थे, तो अमीर साहब ने कहा यहाँ पे तो कोई फलाने इलाके की बिरयानी होती है ना कराची का, वो हैदराबाद में, तो एकदम से थोड़ी देर बाद वो आ गई। अमीर साहब को शक हुआ, उन्होंने 2 बंदों को कहा छोड़ो यार फिर कभी, नहीं, असल में वो फिर रिकॉर्डिंग होगी है तो फिर ऐसी बातों की बातें और निकल जाती हैं। अच्छा फिर कभी सही यार, मुझे डर लगेगा यार। अच्छा ये सवाल पूरा कर लें उसके बाद, ठीक है। अच्छा जो कल आएगा उसको ये सुनाऊंगा, ठीक है। अच्छा जी, मुझे ये डर फिर सिर्फ खाया जा रहा है, मैं सही बताऊं आपको, कि FAR1 के लिए मुझे फ्राइडे का भी हाफ डे लगाना पड़ेगा पहले वाला, मुझे ये डर खाया जा रहा है। FAR1 का तो कोई नहीं ना आप में से, तो क्या कर सकते हैं, आपके सामने ही है, ठीक है। 2 दिन आपके ऑफ करना भी ज़रूरी थे, मैं क्या कल्ला कल्ला करके शिकार करांगा। FAR2 हो ही गया था, तो खैर हो ही गया वैसे वो तो, अब CMA का शिकार भी इंशाल्लाह कल जोर से पहले पहले हो जाएगा, फिर FAR1 का शिकार शुरू कर दूंगा मैं, और फ्राइडे को इंशाल्लाह उनको भी जो है वो उनका भी कला कमा कर दूंगा।
स्टैंडर्ड कार्ड है, इसमें सेलिंग प्राइस भी ले लो, सेल वेरिएंस भी निकालने हैं। तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट, अच्छा अब एक काम करना पड़ेगा हमें, तो उस काम के लिए ना मैं ये चाहता हूँ यहीं पे थोड़ी सी वर्किंग हो जाए, इधर ही करते हैं, फनकारी लगा लेते हैं। रुपीस स्टैंडर्ड कार्ड जी, सेलिंग प्राइस पर यूनिट हमने निकालनी है, तो पहले आप पर यूनिट निकालोगे, फिर उसको तोड़ भी लेंगे। ये तो सिंपल ही आ जाना है, ठीक है, इसमें तो कोई मसला नहीं, ठीक है। तो 37,500 लिखूंगा मैं 1000 में, और इसको 10 करूंगा फिर, ठीक है। तो 37,500 डिवाइडेड बाय 10, जी बेटा, अच्छा जी, कितना 37, ये हमारे पास आ गई जी सेलिंग प्राइस पर यूनिट, ठीक है। मैं सब कुछ करूंगा जैसे आप कहोगे, लेकिन पहले मेरे वाला तरीका देख लो क्या मैं कर क्यों रहा हूं ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद क्या होता है जी, मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल लिखा हुआ उन्होंने, सिर्फ मटेरियल है, अच्छी बात है। मटेरियल, मटेरियल पर यूनिट कितनी कॉस्ट आएगी, तो 22,800 टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट है, तो डिवाइड बाय 10 करोगे, प्रोडक्शन भी सेम ही है ना, तो कितना जी 22,800 डिवाइड बाय 10 कितना 2280। लेकिन ये क्या है, और मुझे क्या चाहिए, पर केजी भी चाहिए, ठीक है। अब उसने सवाल के अंदर ये बताया था कि एक यूनिट पर लगते हैं 10 केजी, तो फिर कितने रुपए का 1 केजी बना, तो ये आपको फिर बैलेंसिंग निकालना है, ठीक है। निकाल लोगे, बताओ फिर 2280 डिवाइड बाय 10 कितना रुपीस 228। तो अगर वर्किंग शो करना चाहो तो यहां पे भी कर दो, कितनियां वर्किंग्स करोगे, ये 2 दफा वर्किंग, तो बस वर्किंग ही थी और कुछ भी नहीं था। कितना बताया आपने अभी, रुपीस 228, ये आपने निकाला है 2280 डिवाइडेड बाय 10 करके, ठीक है जी। तो ये जरा गंद ज्यादा पड़ रहा है, मैं मिटा दूंगा, ये देख लो कैसे निकला है, ठीक है। चलो लो जी, तो जैसे आप कह रहे थे वैसे ये काम हो जाएगा या ये ठीक है, ये ठीक है। चलो भाई ने ओके कर दिया, भाई बोले तो भाई बोले तो बोले, बस ठीक है, अब हम ऐसे ही करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, लेबर पर टोटल कॉस्ट है 6760 डिवाइडेड बाय 10, थोड़ा गुस्सा उतरने लग गया मेरा, मुझे लग गया 67। अब लेबर के ऊपर उन्होंने कहा था स्टैंडर्ड 2 लेबर आवर्स लगते हैं, 676 डिवाइड बाय 2 करो, रुपीस, अच्छा 338 पर, ये लिख के ना ऊपर छोटा सा बैलेंसिंग भी डाल सकते हो आप, वर्किंग शो करने कैलकुलेटर पे करी जाओ बस। वैसे भी वर्किंग का रेफरेंस दिया ना, तो ये भी आपने शो किया, ये सवाल में गिवन था, तो ये कैसे निकाला है, फिर ये शो ही कर दिया आपने, बस रिवर्स वर्किंग करने की जरूरत नहीं। कार्ड की शक्ल में कर रहा हूँ, कुछ बच्चे होंगे जो कहेंगे नहीं कार्ड नहीं बनाते, हम इसको वैसे करते हैं वर्किंग, वैसे करेंगे तो फिर कार्ड की फिर कमी आपको महसूस होगी, आदत है। नेक्स्ट, वेरिएबल ओवरहेड्स, ये लेबर हो गया, लेबर वेरिएबल ओवरहेड्स जी, पहले वेरिएबल पकड़ लेना, तरतीब में नहीं खराब कर रहा मैं। 3540 डिवाइड बाय, सुभान अल्लाह, ये तो वैसे ही हो जाना, सुभान अल्लाह, वेरिएबल ओवरहेड्स जी 3540 डिवाइड बाय जी, सेम वही इंटू 3 डिवाइड बाय दिस 170 पर लेबर, ठीक है जी। और इसके बाद फिक्स्ड ओवरहेड्स, और फिक्स्ड ओवरहेड्स सवाल के अंदर टोटली गिवन है, इसको भी डिवाइड करके पर यूनिट निकाल लो, 3100 डिवाइडेड बाय 10 जी। अब इसको हम पर यूनिट यूज करते थे, अगर जरूरत पड़ी तो फिर देख लेंगे, और फिर वही उतार लीजिएगा और पर आ रहा है। लेकिन ये सिर्फ तब जरूरत पड़ती है जब आप वॉल्यूम को तोड़ते हैं कैपेसिटी और एफिशिएंसी में, फिर आपको एफओएच कभी कभी मेरे ख्याल में पर आर चाहिए होता है एफिशिएंसी के लिए गालिबन, बहरहाल चाहिए होगा तो देख लेंगे, फिलहाल तो पर यूनिट अपनी तरतीब पे कायम रहते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड प्रॉफिट भी चाहिए होगा, सेल्स के वेरिएंसेस हैं तो कोई मसला ही नहीं है, आप इधर से ही प्रॉफिट निकाल लो, ये इसका फ़ायदा ये भी हो गया। लो जी, स्टैंडर्ड प्रॉफिट कितना है 1, बस एड्डा रोड़ा पा के बस है,
तो ये क्या आ गया जी, प्रॉफिट पर यूनिट। प्रॉफिट तो स्टैंडर्ड प्रॉफिट है, ठीक है ना, स्टैंडर्ड के अंदर ये क्या है, प्रॉफिट। कंट्रीब्यूशन क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज कर रहे हैं, एफर्ट्स को एब्जॉर्ब करते हैं, तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम है ना उनका, ठीक है। बस ये सवाल करके छुट्टी है, ओके डन हो गया। लेकिन रेलेवेंट कॉस्टिंग ना थोड़ा सा रिवाइज करेंगे अगर 15 मिनट मिल गए तो, ताकि मैं कल आपको होमवर्क में सवाल तो दे सकूं। अच्छा पढ़ा सुबह से मैं रहा हूं, तुम क्या पढ़ रहे हो, तो तुम लोगों ने बीच में एंजॉय नहीं किया, फ्रेश नहीं हुए। अच्छा जी, अब मेरे ख्याल में अगर हम एक्चुअल डाटा ले लें तो बस फिर वेरिएंसेस ही हैं, या पहले वेरिएंस के फार्मूला लिखने हैं, मेरे ख्याल में तो पहले एक्चुअल डाटा भी निकाल लेते हैं जी, डायरेक्ट फार्मूलाज कराते हैं, लेकिन एक्चुअल डाटा तो फिर भी चाहिए ना, तो एक्चुअल डाटा फिर निकाल लेते हैं। फार्मूले की अंग्रेजी नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट फार्मूला यूज करूंगा, लेकिन उसमें एक्चुअल देखो ना, स्टैंडर्ड रेट कितना है मटेरियल का, आपने निकाला है कितना है, 200, एक्चुअल कितना है, इधर से निकलेगा ना, तो वो निकालो, मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है। हाँ इधर ही निकालते जाए, क्यों भाई, हाँ अब वहाँ तस्वीर बनेगी ना, अब सारी वहीं पे ही जाए। अच्छा अब एक्चुअल प्राइसेस पर यूनिट निकालने की कोशिश करते हैं, बहुत सिंपल है ये भी। फाइनेंस डिपार्टमेंट हैज़ कंडक्टेड एन एनालिसिस ऑफ द वेरिएशन बिटवीन स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल फिगर्स एंड आइडेंटिफाइड दैट ऑन द कॉस्ट साइड a positive development was observed in procurement of material, which saw a 10% reduction in prices compared to standard. Conversely, labor cost did not follow this trend, and labor cost experienced an 8% increase over standard, indicating higher expense in this area. तो मेरे ख्याल में मटेरियल की एक्चुअल प्राइस पर यूनिट, लेबर की एक्चुअल प्राइस पर यूनिट हम 1 मिनट में निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये एक और वर्किंग हम कर लेते हैं। वर्किंग 2 ऐसे ही बस आज़ाद वर्किंग छोड़ देते हैं हम, ठीक है। वर्किंग 2 हमारी आज़ाद वर्किंग होगी, जिसमें हम जो भी फिगर ऐसे प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई करके निकालनी होगी यहाँ निकाल लेंगे और फिर यूज़ करते जाएंगे, बार बार क्या वर्किंग ओपन करें, गंद पड़ता है, ठीक है ना। यह पर्चे की तैयारी है ना, ठीक है, ऐसे करेंगे पर्चा थोड़ा स्ट्रक्चर्ड हो जाता है। तो मटीरियल, अंग्रेजी सर ज़्यादा ना बोलने, खांसी आ गई आप। मटीरियल प्राइस, एक्चुअल मटीरियल, इसलिए मैं इंग्लिश बोलता रहा ना, मुझे नज़र ना लग जाए, है ना, देखा एक्चुअल, क्योंकि माई इंग्लिश इज़ वेरी फास्ट, यू गाइज इज नो। मटीरियल, एक्चुअल मटीरियल प्राइस पर केजी ये निकालनी है, तो वेरी सिंपल, उसने कहा है कि स्टैंडर्ड प्राइस से तो 90% होगी, फिर जी बोलो, ₹205.2। ये इसलिए पॉइंट यूज कर रहा हूँ, अगर सोल्यूशन के साथ आप मैच करना चाहें तो मैच हो जाए, ठीक है। अच्छा अब ये 2 सवाल आप करोगे, आपको खुद ब खुद कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा कि यार जो पढ़ा हुआ है आता हुआ है, प्रैक्टिस। जी कितना बेटा, 228 है पर केजी, इसीलिए मैंने ये बनवाया। होश के नेल्स लें, फिर वही छुट्टी। रेलेवेंट कॉस्टिंग रिवाइज इसलिए करवाना ज़रूरी है, समझे, वैसे होना नहीं है, मुझे लग गई समझ, रह गए 5 में से भी 10 मिनट, लेकिन सिर्फ मैं ये चाहूँगा, सवाल तो आपको मिल गया है ना, वो होमवर्क आप फिर भी करके आएँ, तो जितना 5 मिनट 7 मिनट 10 मिनट सारे फॉर्मेट्स तो आपके पास हैं ही, आप फिर कम से कम वो तंग करके टीए को कहेंगे ना कि लाजमी हमें वो तस्वीरें भिजवाए, तो कल वाली और आज वाली वो भेज देगा आपको, रिवाइज तो करके आएंगे, सवाल तो ट्राई करेंगे। आधा घंटा मैंने रेलेवेंट कॉस्टिंग का सवाल करवाना है, मेरे दिल में ऐसी पता नहीं क्यों आ रही कि रेलेवेंट कॉस्टिंग करवा दूं इस दफ़ा, ठीक है, तो कर लें, वैसे भी फ़ायदे की चीज़ है। रेलेवेंट कॉस्टिंग ऐसा है कि उसमें सारी डिसीजन मेकिंग में इस्तेमाल होना ही होता है। अच्छा तो उसके बाद एक्चुअल, सर बातें ज़्यादा करते हैं ना आप, भाई कितनी देर की रिकॉर्डिंग हो गई है, 1 घंटा, हाँ ठीक है 1 घंटा 35-40 मिनट की खैर है, बस एक ही पार्ट आज हमने बनाना है, पार्ट ए लिख दिया था ना मैंने, अरे पार्ट ए ही है आज, ठीक है। एक्चुअल लेबर रेट, प्राइस लिखनी है, चलो रेट ही लिख लो, फिर आपको रेट की तकलीफ होनी होती है। एक्चुअल लेबर रेट पर आर, अब वो कहता है जी स्टैंडर्ड से
कितने परसेंट बढ़ गया? तो 108% हो गया जी। 1.08 लिख सकते थे आप, इसको 0.9 लिख सकते थे। 0.0404 भी लिखना है, चलो तो 2 डेसिमल तक चलाओ फिर, अब चल पड़ा तो चलाओ। अच्छा, अब इससे ना आपके 2 वेरिएंस तो निकल सकते हैं, ठीक है, रेट, मटेरियल रेट का और लेबर मटेरियल प्राइस का और लेबर रेट का, ठीक है। वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी भी मेरे ख्याल में निकाल सकते हैं। अच्छा, वेरिएबल ओवरहेड्स के बारे में उसने कुछ बताया है कि कोई महंगाई सस्ताई हुई है? नहीं हुई है तो बस वेरिएबल ओवरहेड फिर एक्चुअल तो गिवन तो है ना। इधर देखो यार, ये भी निकाल ही लो, पहले 3 तो हों। 42,000 डिवाइडेड बाय 11, 42,000 डिवाइडेड बाय 11, ये क्या निकलेगा? एक्चुअल सेलिंग प्राइस पर यूनिट। तो आपका सेल वेरिएंस भी तो निकालने हैं आपने, ठीक है। तो एक्चुअल, ये पहले ही लिखना चाहिए था, वैसे तरतीब में चलते। खैर चलो, जब जो निकल आया। अब एक्चुअल सेलिंग प्राइस पर यूनिट, तो रुपीज़ 42,000 के डिवाइडेड बाय 11 के, ठीक है जी। ये के नहीं लिखना तो आपकी मर्जी है, वर्किंग है जी। 18 पॉइंट, तो ठीक है, बस फेवरेबल ही लग रहा है ना, बढ़ गया काम। नेक्स्ट। अच्छा, उसके बाद अब ये तो काम हो गया, यहाँ से हमें सेल्स भी निकल आया पर यूनिट हमारे पास, लेबर का भी एक्चुअल हम वो यहाँ से निकाला ही नहीं, वैसे ही निकाल लिया। ओवरहेड्स भी वेरिएबल निकालो, 3949 डिवाइडेड बाय 11 करो। 1 मिनट, ये मसला है क्योंकि आपके यूनिट्स जो हैं उन पर हर यूनिट के ऊपर 2 आवर्स लगते हैं। चलो ठीक है, मेरे ख्याल में तो अब टोटल एक्चुअल क्वांटिटी परचेज वगैरह, चलो फिलहाल यूं करते हैं, चल पड़ते हैं अल्लाह का नाम लेकर, फिर जो रह गए वो निकालेंगे, ठीक है। चलो, कौन कौन से वेरिएंसेस चाहिए? तो नंबरिंग शंबरिंग है कोई, या बस है में शुरू हो जाओ? डॉट्स हैं, डॉट 1 सेल्स प्राइस वेरिएंस, मैं तो भाई लिखूंगा फॉर्मूला, लेकिन जल्दी कर लेंगे। स्टैंडर्ड, सारी कॉस्ट में स्टैंडर्ड पहले रखना है और सेल वाले के अंदर एक्चुअल। चलो फिर सोचना नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है। तो एक्चुअल सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस स्टैंडर्ड, शॉर्ट से शॉर्ट लिखूंगा पर लिखूंगा, इनटू टोटल एक्चुअल क्वांटिटी 11,000। अब इसमें तो मेरे ख्याल में आंसर भी निकल आएगा, यहीं पे करके ही आगे चलते हैं। जहां पे जो रुक जाएगा ना उसको फिर जाकर ढूंढने की कोशिश करेंगे, ये तरतीब होती है, ठीक है। तो एक्चुअल सेलिंग प्राइस पर यूनिट रुपीज, अच्छा रुपीज अब नहीं लिख रहा, ये पर्चा हो रहा है ना, पर्चे में पहुंच गए। मैंने कहा था छोड़ो बस, एंड पे रुपीज लिख देना, ठीक है जी। 3818.18 माइनस 50 इंटू 11,000 इज इक्वल टू ₹7,499। तो 750 कर लेना, 1000 में कर लें कि जरा सोल्यूशन देख लेते हैं जिसमें वो होगा ना, मैं ताकि मैच करा लूं, ठीक है ना। बाद में आपको तसल्ली भी तो करानी है। ओहो, ये तो वही आ गया, सोल्यूशन किधर है? ये पूरी फिगर दे रहा है तो बस पूरी ले लो, ठीक है ना, ताकि फिर बाद में मैच शैच करता रहे, ठीक है जी बेटा। तो रुपीज 744 980, ठीक है जी। ये फेवरेबल है एडवर्स है? चलो फेवरेबल। एडा औखा मैं लिखिया सी, केड़ा सी? रुपीज 9980, ठीक है जी। और ये क्या है? फेवरेबल। जरा जगह बनाइए ना ताकि आगे भी आ जाए कॉमन इधर। अच्छा, उसके बाद सेल का वॉल्यूम वेरिएंस। जी बेटा, सेल वॉल्यूम वेरिएंस फॉर्मूला बताएं। टोटल एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड माइनस बजटेड क्वांटिटी
बजटेड सेल्स इनटू स्टैंडर्ड प्रॉफिट। जी बेटा आसान आसान मार्क्स थे। 11,000 माइनस 10,000 ऐसे क्या, 11,000 माइनस 10,000। अब ऐसे सवाल आते हैं, नहीं तुसी पहले हासिल लो बाद च पढ़ लेंगे क्या है, असी वेले हैं साडा काम केड़ा जी इंटू भाई 130 ये हो गया, ये 3818 जहाँ जहाँ वर्किंग्स की है ना वहाँ वहाँ रेफर कर दें प्लीज, ठीक है जी। 130,000 फेवरेट। नेक्स्ट कौन सा है जी, लेबर के शुरू हो गए, मटेरियल है। मटेरियल प्राइस वेरिएंस भी आई थिंक निकल सकता है, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू यूज्ड या परचेज। यूज सिर्फ तब लेंगे जब मटेरियल का स्टॉक आए और मटेरियल का स्टॉक जो वैल्यू हो रहा हो वो एक्चुअल पे हो या FIFO को लेके। अब मसला तो नहीं रहा ना, एक सवाल में आया था लेकिन हमने रूल पढ़ा हुआ है, फिर कभी आ गया तो टैकल कर लेंगे, लेकिन नॉर्मली आप देख रहे हैं कि ये मसले में नहीं लेके उलझाता नहीं लेके जाते थे, ठीक है ना। कैफेट के ज़माने की बातें हैं। बहरहाल तुसी तैयारी रखो जी। 228 माइनस 0.2 ये मुझे अभी नहीं नज़र आया कहीं। चलो ढूंढते हैं, आगे बढ़ो। मटेरियल यूजेज वेरिएंस जी, टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल माइनस टोटल एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड इनटू स्टैंडर्ड रेट। तो स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल क्या है जी, 10 kgs एक्चुअल है, 10 kgs भी जगह बचाओ जी। 10 इंटू एक्चुअल प्रोडक्शन है 11,000, मतलब कितना बना, 1,10,000 माइनस ये फिलहाल नहीं पता, स्टैंडर्ड रेट पता है 220, ठीक है जी। चलें आगे बढ़े। नेक्स्ट कौन सा है जी, लेबर एफिशिएंसी। चलो लेबर रेट काट लो, वो एफिशिएंसी नहीं करना जी। अच्छा जी बेटा, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। अच्छा अब ये मैं पास पेपर का सवाल करा रहा हूँ आपको, रिसेंट अटेम्प्ट का करवा रहा हूँ, तो ये सवाल आसान है, एक दो मुश्किल भी होंगे उसके अंदर, लेकिन मतलब सारा पर्चा तो मुश्किल नहीं होगा। तो पर्चे में एक दो सवाल मुश्किल होंगे, ज़्यादा भी हो सकते हैं। मुश्किल सवालों में से आधे नंबर लेने होते हैं, आसान सवालों में से ज़्यादा लेने होते हैं। ये पासिंग कर, बच्चों ने कहा जी हमें तो समझ ही सिर्फ इन दो या एक सवाल और है ओवरहेड वाले की आई थी, बाकी तो हम बस हाथ पाँव मार के, यार 40% से ऊपर रिजल्ट है, करने वाले पास हो जाएंगे, ठीक है। रुकना नहीं है, मैं बता रहा हूँ बार बार। सबसे बड़ी जो मेरी टिप है ना आपके लिए वो सिर्फ यही है कि आपने रुकना नहीं है, कॉन्फिडेंस से। ये अगर आप इस पेपर में आप कॉन्फिडेंस नहीं लेकर जाएंगे साथ, तो फिर अगली बार की तैयारी रहती है, दिलेरी से जाके लड़ें, क्या होगा, मैक्सिमम फेल हो जाएंगे। मैं बात कर रहा हूँ मैक्सिमम क्या हो सकता है, वर्स्ट केस सिनेरियो है फेलियर। अगर आप परेशान होंगे तो वैसे भी आपने फेल ही होना है, तो परेशान ना होके बोलें यार। और यकीन माने परेशान ना होकर, सारा कुछ किया हुआ है ना, पर्चे में जाके बैठे रिलैक्स होकर पर्चा करें, लेकिन इतना रिलैक्स नहीं कर रहा हूँ आराम से लगे, नहीं मतलब तेजी से कर, टाइम नहीं लगाना अपना, जैसे सिखाया हुआ है जो तैयारियां की हुई वैसे ही करना है। जहां पे फंसो, कोई समझ ना आए, कोई फिगर अज्यूम करो, आगे चले जाओ। अगर आप प्रैक्टिस के अंदर पास पेपर्स ही करते हुए यही काम करके आधे से ज़्यादा सवाल सही करते थे, तो पर्चे में भी यार वही काम होना है ना। भैया यही टिप है बस, और कुछ नहीं है जी। है भी कोई नहीं जी, फिर खैर चलो जो है वो तो लिखो जी। 330 माइनस 0.0। अच्छा एक और बात भी बताऊं, ये लिखा है ना, ये इसके भी नंबर मिल गए, ये आंसर नहीं भी आया नंबर इसके भी मिले, क्योंकि इस आंसर के नंबर नहीं होते, इसके भी नंबर होते हैं, इसके भी होते हैं, इसके भी होते हैं। ये सही लिखा, ये सही लिखा, ये गलत लिख गए, कोई बात नहीं है, इसके नंबर मिलेंगे, इसका कटेगा। रुकने वाला फेल होगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, ना रुकना, इंशाल्लाह पास हो जाओ। अच्छा जी, ये नहीं पता फिलहाल। नेक्स्ट, अब ये दो मसले आए हैं, एक्चुअल क्वांटिटी परचेज्ड यूज्ड, फिर टोटल एक्चुअल आवर्स पेड, और शायद पेड, अच्छा वो आइडल है ही नहीं तो पेड ही वर्कड होने हैं, तो ये निकल आए तब भी काम चल जाएगा, और वर्क निकल आए तो फिर वेरिएबल ओवरहेड, और फिर
सारा कुछ होता चला जाएगा। लेकिन चलो खैर फिलहाल तो लब रहे हैं जी। नमाज का टाइम नेड़े जल्दी जल्दी करो। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, काश के मैं वो जो आपको हैंड आउट दिया है ना, रिंग लिमिटेड रेलेवेंट कॉस्टिंग का सवाल है। रेलेवेंट कॉस्टिंग आपको करवाया हुआ है, अपना रजिस्टर ओपन करना है। मैं ये सवाल पूरा करता हूँ, एक बात याद आ गई, अपना रजिस्टर ओपन करना है, करोगे ना? जब ओपन करोगे तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें नज़र आएंगी बनी हुई। ये मैंने वहीं से इकट्ठी की हैं, जो आपकी क्लास में बनाई नहीं थी, ये सिर्फ वही इकट्ठी की गई हैं एक जगह पे, ठीक है। रेलेवेंट कॉस्टिंग में 3 तरह के सवाल आते हैं। ये फॉर्मेट आपकी क्लास का फॉर्मेट है, आपकी क्लास में यही दिखाया गया था, यही बनवाया गया था और यही करवाया गया था। सिर्फ रजिस्टर ओपन करना है, इन्हीं को तौफीक अल्लाह दे दे सामने। उसके बाद फिर रेलेवेंट कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स शुरू हुए थे। ओवरहेड्स, आप ये टेबल ओपन करेंगे, आपको सारी बात एक बार पढ़ के एज इट इज़ याद आएगी, सारे सवाल आपने किए थे। फिर नॉन करंट एसेट्स, फिर मटीरियल, फिर लेबर, मसला तो यहीं पे ही था ज़्यादा, सारा रिवाइज करवाना है मैंने। इस पर कम से कम 15 मिनट लगते हैं, 20 मिनट सिर्फ इसको रिवाइज करवाते हुए, याद करवाते हुए, ठीक है। उसके बाद कुछ नहीं है, बस सवाल अपना करना है। रिंग लिमिटेड, ठीक है। तो ये रिंग लिमिटेड वाला सवाल कंप्रीहेंसिव सवाल है, इसमें तकरीबन ये सारी चीज़ें हैं, तकरीबन कह सकते हैं, मतलब ज़्यादातर चीज़ें हैं। तो ये फिर मैं कल आते साथ 15 मिनट इसको रिवाइज करने में लगाऊंगा। कल के दिन में 45 मिनट से 1 घंटा मैंने एलोकेट किया हुआ है इस रेलेवेंट कॉस्टिंग को, ठीक है। और फिर देखेंगे जो होता गया, हो सकता है भाई का सीवीपी भी हो जाए। अच्छा, सीवीपी का एक मसला है, माजरत के साथ, सीवीपी का कोई सवाल मेरे पास नहीं है। कोई देखूंगा कोई मिल गया तो, कोई बचा हुआ तो। क्यों? क्योंकि जो लास्ट अटैम्प्ट का था, इस अटैम्प्ट में आया नहीं सीवीपी। इससे पिछली में जो आया था, आई थिंक खान लिमिटेड के नाम से था, हैंड आउट में पड़ा हुआ है, वो हमने कर लिया होगा, आपने किया था भाई, ठीक है ना। फिर भी मैं देखूंगा, अल्लाह करे मुझे कुछ मिल जाए जी बेटा। फिर उसके मैंने भी जो बोले उनमें इन्वेंट्री मैनेजमेंट का नाम आया है नहीं? कहाँ थे हम? हाँ, जंगलों में थे जंगलों में थे। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस जी, टोटल स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस टोटल एक्चुअल आवर्स वर्कड इनटू स्टैंडर्ड रेट। 2 आवर्स इंटू 11,000, नहीं पता, 338। अगर 3 घंटे में आपका कल काम ना हुआ तो आप चले जाना, FAR 1 वाले तो हैं ही ना, वो आपकी रिकॉर्डिंग करवा लेंगे। परसों कोई छोटी मोटी चीज़ हुई तो ना, सारा दिन FAR 1 को पढ़ाऊँगे, सारा दिन CMA को पढ़ाऊँ, तो दोनों ही की उल्टबाजियाँ लग जाए ना, तो दोनों सब्जेक्ट चेंज हो जाए तो नज़र सा फ्रेश हो जाता है। तो FAR 1 वाले कल आएंगे तो सारा दिन FAR 1 वाले आए, सारा दिन CMA वाले आए तो बहुत मुश्किल है, चीज़ें फिर ऐसे बोझ बनती हैं। तो इसलिए अगर आपने जाना हो कल, आज भी जाने वाले चले जाएँ, अपलोडिंग तो चल रही है, आपको पता है, ठीक है। काम ताड़ा हो गया, जाओ जिधर मर्जी जाओ। ये जब तक मैंने सवाल पूरे नहीं करवाने, रिवीजन नहीं करवानी, मैंने तो पढ़ाते रहना, ठीक है। 2 दिन लगे, 3 लगे, 10 लगे, वैसे लगेंगे नहीं, ठीक है, हाँ, लेकिन लेक्चर अवेलेबल होते रहेंगे आपको, ठीक है जी। कहाँ थे हम? ये कहाँ आ गए हम? कौन सा है जी? इसके आंसर की जगह नहीं, इसके आंसर की जगह यहाँ छोड़ दो जी। वेरिएबल, अच्छा, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस जी, स्टैंडर्ड रेट माइनस इनटू टोटल एक्चुअल आवर्स। हाँ, यहाँ पे पेड कभी भी नहीं आएंगे, वर्कड ही आएंगे जी। स्टैंडर्ड रेट निकाल चुके हैं हम, 170, एक्चुअल रेट कोई नहीं पता, निकल आएगा 1 मिनट में, और ये भी नहीं पता, ठीक है। उसके बाद वेरिएबल ओवरहेड्स एफिशिएंसी वेरिएंस, तो टोटल स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, अब तो याद हो ही जाना चाहिए, टोटल एक्चुअल आवर्स वर्क। बेटा अबू ज़र, ऐसे ही जब आप मिक्स शीट के फार्मूलाज लिखोगे ना, बार बार सवालों में 2 से 3 सवाल कर लो, वही सवाल दोबारा कर लो, याद हो जाए, ठीक है। हाँ, इंशाल्लाह याद होंगे।
और यकीन करो मैं कह रहा हूँ वो सबसे आसान है। मुश्किल सवाल वो थे जो हम बलाएं देख कर आए हैं, ये भी आसान है। मुश्किल वही थे जो आपको कैफ 8 वाले ज़माने के मिलते हैं, वो मुश्किल सवाल थे। इतने मुश्किल सवाल देता ही नहीं है। तो मुश्किल की तैयारी भी है आपकी, मिक्स शील्ड में बस प्रैक्टिस चाहिए, करिएगा सवाल। मैंने ज़रा रिसेंट अटैम्प्ट को तसल्ली करना चाहा, क्योंकि ये मैंने नहीं किया था ना, वो तो मैंने पिछली दफ़ा कराया था बच्चों को, तो मुझे वो मुश्किल नहीं लगा था ना, बच्चों को मुश्किल लगा था। करें, सलूशन आ गया है, देखें, उसको दिल करेगा तो मैं करवा दूंगा कल, कोई मसला नहीं। जल्दी कहीं नहीं करनी, पूरा सेशन अच्छा पढ़ के मैं एक दिन बचाने के लिए कभी भी जल्दी नहीं करूँगा। खैर है, आप तसल्ली से करें, लेकिन करें ईमानदारी से, और कल मुझे भी बता दीजिएगा, ठीक है? अच्छा जी, स्टैंडर्ड रेट जी, ये 2 आवर्स ही होने हैं 11। नेक्स्ट, ये नहीं पता, ये पता है, यही जगह बची हो मेरे को जी। फिक्स्ड एफओएच, एक्सपेंडिचर वेरिएंस, ये तो मेरे ख्याल में निकला ही हुआ एक तरह से, सामने ये चीज़ें ऐसे ही है। बोलो जी, बजटेड टोटल फिक्स कॉस्ट माइनस एक्चुअल टोटल फिक्स कॉस्ट, ये तो गिवन है। बजटेड टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी है? 3100, एक्चुअल 2900, ऐप है जे वेरिएंस। ये अब इसके भी नंबर होने हैं, हद होगी, मतलब नंबर देने, आई के पास करने के मौके ढूंढ रहा है, और हम फेल होने की तैयारियां कर रहे हैं, डर डर के, बस डर डर के मरी जा रहे हैं। यकीन मानो, बच्चे मिलने आते हैं, बच्चे कहते हैं जी पेपर से पहले ही हम तो फेल हो चुके थे, पेपर स्टार्ट होने से पहले हम फेल हो चुके थे, खास तौर पे फीमेल स्टूडेंट्स। क्या मतलब ज़िंदगी एंड हो जानी है? खुदा के लिए कुछ मसला नहीं होता, जाओ बस पर्चा दो, कुछ नहीं होता। मैंने कहा वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है, और ये सीए में कोई नई बात नहीं है, बड़े बड़े लोगों ने ज़िंदगी में पहली बार फेलियर देखा था यहाँ पे आके। चलो मेरे वर्गे थे, एवरेज स्टूडेंट है, उन्होंने पहली बार देख लिया, तो कोई पहले भी एज पे ही थे। मैं अपने दोस्त की बात कर रहा हूँ, वो मैट्रिक इंटर बोर्ड टॉपर था, सीए के अंदर आया, उसके भी पेपर फेल हुए, कैफ के अंदर हो गए, कोई बात नहीं। खैर उसने फिर जिन ने 5 भी देकर फिर काम चलाया, पुरानी बात है, क्वालिफाई भी कर गया। लेकिन कहने का मतलब ये है कि उसने भी मज़ा चख लिया था। क्या हो जाएगा, क्या उसने अगली बार पेपर दे लेना यार, ये डर के गए तो फिर गए, ठीक है? और यकीन मानो, डर के ना जाओ तो इंशाल्लाह पास ला, सारा कुछ तो आपको आता है। पास पेपर ही किया हमने, तो कुछ और किया ही नहीं। तो अगर पास पेपर घर पे बैठे हो जाते हैं और बगैर देखे होते हैं और आधे ज़्यादा सही होते हैं, तो पर्चे में क्या मौत पड़ जाती है, प्रेशर। ठीक है सर, टाइम कम है, 5 मिनट रह गए जी। 3100 माइनस इज इक्वल टू 200,000 फेवरेबल। और कौन सा है जी? चलो, फिक्स ओवरहेड का वॉल्यूम जी, टोटल एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट्स माइनस बजटेड टोटल प्रोडक्शन यूनिट्स इनटू, हाँ उसने अलग नहीं कहा तो हम भी रेट ही यूज कर लेंगे, पर यूनिट वाला, स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट वाला, मसला ही कोई नहीं जी। एक्चुअल यूनिट्स 11,000, टोटल एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट्स 11,000, बजटेड थे, स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट निकला हुआ है 155, वो वर्किंग में निकला हुआ एंड पे स्टैंडर्ड कार्ड में। भाई जरा थोड़ा जूम आउट करके रखो, यहाँ तक लगा के रखो। ऐसे ऐसे बच्चे कहते हैं हम हो जाते हैं, ऐसे ऐसे कवाल बने होते हैं जी। बोलो 155 नहीं बेटा, ये 310 था। 155 आप लोग कहाँ से निकाले वैसे भाई दबे? डिवाइड बाय 2, पर यूनिट बोला है मैंने, ये लिखा भी है। हाँ जी 310 जी। मुझे तो यहाँ से नजर ही कुछ नहीं आ रहा होता, यहाँ से आगे मुझे नहीं बोर्ड नजर आता जी। 310 एडवर्स फेवरेबल। चलो अब ये 3 फिगर्स निकालता हूँ, इसकी पिक्चर फिर मैं ले लूंगा, ठीक है? बस इसमें पुट करना है और आंसर निकल आना है। अच्छा जी, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी परचेज निकालनी है। ये 25,210 एक्चुअल पर मटेरियल की प्राइस है। बोलो
इसको अगर आप डिवाइड करोगे 11,000 से, कर सकते हो? तो 11,000 से डिवाइड करके क्या आएगा? इससे अच्छा है भाई, कह रहे हैं इसको एक्चुअल रेट से डिवाइड करें। ठीक है, परो जी बताओ कितना निकला था? 205 पॉइंट, वही ना निकाल दूं यार फिर। एक्चुअल, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी परचेज कह रहा हूँ, जरा वर्किंग तो पूरी हो जाए। टोटल एक्चुअल क्वांटिटी जी रुपीज, ये 25210 के रुपीज 25, मेरी वर्किंग है ना, मैं जो मर्जी करूं, आप पूरा सिफर लिख लें जी, डिवाइडेड बाय ये कितने गया, ये रुपीज 205.2, ये ऊपर निकला हुआ है, दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। आंसर बताओ। ये रुपीस को डिवाइड किया है रुपीस के साथ, टोटल रुपीस को डिवाइड किया है पर केजी रुपीस के साथ, तो केजीज में मटेरियल की क्वांटिटी निकल आएगी। बोलो 122,855.75 केजीज। ठीक है, पांडे ना सिटो। तो 122,856 कर लो, मरी जाते हो, मरी जाते हो। 856 केजीज जी, सही है। नेक्स्ट, उसके बाद मसला आया था हमें, फॉर्मूला देख के बताओ किस में मसला है? टोटल एक्चुअल आवर्स पेड में। तो 6965 को किससे डिवाइड करोगे? वो आपने रेट निकाला हुआ है जो एक्चुअल वाला, एक्चुअल रेट चाहिए ना, ये ऊपर पड़ा हुआ ये जी। तो टोटल एक्चुअल आवर्स पेमेंट, जो इनकी पेमेंट हुई है, जिनकी और वो अलग बात है, आइडल टाइम नहीं है, तो जिनकी पेमेंट हुई है वही वर्क हुआ है। सुभान अल्लाह, इतना आसान सवाल भी जिंदगी में कभी आपने देखा होगा? मेरे ख्याल में पूरी प्रैक्टिस के अंदर आपने इतना आसान सवाल नहीं देखा हो ना, शायद पहला कोई सवाल ऐसा हो, पहला। तो इंपॉर्टेंट है पुराने सवाल, इसलिए करवाता हूँ क्योंकि अक्सर ऐसा नज़र आ रहा है कि वो उस जैसा सवाल आगे डेटा बंद चेंज करके आया होता है, मौजें लग जाती हैं जी। 65 के लिख दूँ? क्यों के? 0.04 जी, 19080 वो रख ले हूँ लेबर आवर्स, बस 19,080 लेबर आवर्स, जहां जहां पेड और वर्क चाहिए थे वहां पर लिख लो। ठीक है, और अब ओवरहेड ही रह गया बेचारा, इस करीब को भी छोड़ो मत, बल्कि इसको भी, बल्कि ये तो अब और से डिवाइड कर लो। सुभान अल्लाह। तो वेरिएबल ओवरहेड रेट चाहिए ना हमें, रेट पर लेबर आवर, तो कितनी है जी कॉस्ट? ₹3949। ये समझ आ रही है हो क्या रहा है? चलो शुक्र है। डिवाइडेड बाय, अब इन आर से, क्योंकि लेबर आवर्स ही आगे यूज हो रहे हैं ना, पर लेबर आवर एब्जॉर्ब कराते हैं, तो 19,000 टू सी लेबर आवर्स जी, 206. अब ये रुपीज में, ठीक है, पर लेबर आवर। ओके, तो ये केजीज और लेबर आवर्स, ठीक है, ये बीच में आ गया, मैंने ऊपर को हेडिंग इसलिए दी नहीं। अब ये जहां जहां पे क्वेश्चन मार्क है, ये सारी फिगर्स वहां की हैं, जस्ट पुट करो और आंसर निकालो। फिर भी अगर कहोगे तो तस्वीर में खींच दूंगा और इसका आंसर, बाकी ऐसा कर लो ना, यहाँ पे प्लेस करो और आई कैप का सोल्यूशन डाउनलोड करके वहाँ से मैच कर लो। ओके, यही वो वाहिद टॉपिक मेरे ख्याल में होता है जिसमें फार्मूलाज मिलते जुलते नजर आ रहे हैं। नहीं, इसमें भी बल्कि फार्मूला डिफरेंट मिलेंगे आपको, हम बस आंसर मैच करना। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, कल इंशाल्लाह होगी मुलाकात। अल्लाह हाफिज़।